इंडिया में 80% ज्यादा फैमिली बिजनेसेस हैं, लेकिन ओनली 30% ऑफ फैमिली बिजनेसेस मेक इट टू द सेकंड जनरेशन एंड barely 10 to 15% सर्वाइव। इन आवर कल्चर एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई है, एक्सप्रेशन बहुत लो है, और जहां पर एक्सपेक्टेशन हाई होती है और एक्सप्रेशन लो होती है, अपसेट्स बहुत बड़े होते हैं, इमोशनल अपसेट्स होते हैं। मोस्ट बिजनेसेस प्रोफेशनल्स को बिजनेस में आने नहीं देते। ऐसा क्यों होता है? एज अ लाला बिजनेस उनको लगता है कि बाहर वाला एक थ्रेट है और सिस्टम की जरूरत क्या है, सिस्टम तो हम ही है। तो मैंने क्या करना चाहिए? व्हाट शुड बी माय फर्स्ट स्टेप टू गेट इनटू द फैमिली बिजनेस टू फंडामेंटली चेंज इट? ये जब बात कोई छेड़ता है ना, द फर्स्ट डायलॉग वो सुनता है बंटवारे के बारे में बात कर रहे हैं। So you have to challenge through questions, not through suggestions. टैक्स बचाने के चक्कर में लोग कैश में इतना धंधा करते हैं। Showed 2 mountains of cash stuffed into large wardrobes and secured with yellow tape. If you are telling me कि आपका कस्टमर वो टैक्स देने के लिए रेडी नहीं है, मैं आपके बिजनेस के बारे में एक डाइसेक्शन दे रहा हूँ आपको। You are working with the कचरा of your market. How can, let's say, Sharma ji and Sons, who sell sweets, market themselves in such a way that good talent from maybe ISB or IM would be willing to join the business? You want 2% salary increment, बड़ी कंपनी ज्वाइन करो। You want 10-15% salary increment, हमें ज्वाइन करो। Do you know XYZ startup which is VC invested, उसमें फाउंडर की सैलरी 2 लाख रुपए है। यहाँ पर मेरे रबर की फैक्ट्री में सुपरवाइजर की सैलरी 2.5 लाख रुपए है। वो कन्विक्शन है ही नहीं। तो सर, अब मैं आपसे पूछूंगा $1 million क्वेश्चन। What kind of people should you never hire? What kind of people should you hire? And what kind of people should you fire for sure? दोस्तों, ये चैनल ज़ेरो थिंक स्कूल का एक जॉइंट इनिशिएटिव है जिसके जरिए हम भारत को वर्ल्ड क्लास बिजनेस और जियोपॉलिटिकल केस स्टडीज पढ़ाना चाहते हैं। तो अगर आप भी बिजनेस और जियोपॉलिटिकल केस स्टडीज पढ़ना चाहते हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो। आपके लिए तो ये फ्री है, लेकिन हमारे लिए ये बहुत बहुत ज़रूरी है। हाय सर, वेलकम टू द इंडियन बिजनेस पॉडकास्ट। सर, टुडे आई एम वेरी एक्साइटेड टू टॉक टू यू बिकॉज आई हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम स्टेटमेंट टू सॉल्व फॉर। इंडिया में जितने भी सारे फैमिली बिजनेसेस हैं वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं, एंड दैट टू बिकॉज ऑफ अ वियर्ड रीजन। यूजुअली जब हम बोलते हैं कि बिजनेस स्ट्रगल कर रहे हैं, वो यूजुअली इसलिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है या शायद बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है। बट सर, पिछले 1 साल में मैंने ऐसे ऐसे बिजनेसेस डिस्कवर करे, स्पेशली फैमिली बिजनेसेस, जो ग्रो तो बहुत तेजी से कर रहे हैं बट उनके अंदर ना कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से वो अपने बिजनेस को कभी स्केल ही नहीं कर पाते हैं। आई टेल यू फ्यू इंस्टेंसेस सो दैट यू हैव बेटर कॉन्टेक्स्ट एंड देन यू वॉक मी डीपर इनटू इट। सर, मैं एक ऐसे बंदे से मिला जिसका फैमिली बिजनेस होगा कुछ 20-30 करोड़ का, आराम से 10-12 करोड़ का वो प्रॉफिट कर रहे हैं हर साल, लेकिन उसको अपने फैमिली बिजनेस में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पापा काफी कंट्रोलिंग हैं, चाचा ताऊ जी भी इन्वॉल्व इन बिजनेस में, सो ही एब्सोल्युटली हेट्स द बिजनेस। सर, फॉर अ पर्सन हु कम्स फ्रॉम नोवेयर, अगर कोई मुझे बोल दे कि ये मेरे 30 करोड़ का बिजनेस है, तू हैंडल कर, 10 करोड़ का प्रॉफिट है, तो मैं तो खुशी खुशी ले लूंगा। बाद में मैं एक दूसरे बंदे से मिला जिसके पास बहुत सारे इंटरेस्टिंग आइडियाज थे। इनफैक्ट वो एक ऐसी कैटेगरी में थे जहां पे आज एक 500 करोड़ का ब्रांड मार्केट लीडर है, और जब वो ब्रांड बहुत छोटा था ना, तो इसने जाके अपने फैमिली को बोला कि मुझे मार्केटिंग में इन्वेस्ट करना है, मुझे सिर्फ 10 लाख रुपए का बजट दो, उसमें से अगर पैसा रिटर्न आता है ना तो मैं बजट बढ़ा के मार्केटिंग करूंगा, हम इसको कंज्यूमर स्पेस में लेकर जाते हैं। और सर, गाला टुडे इज अ 500 करोड़ ब्रांड, एंड उनका जो फैमिली बिजनेस है ना सर, इट इज नोवेयर क्लोज टू गाला। क्यों? क्योंकि उनकी जो फैमिली थी, दे वर टू हेजिटेंट टू इन्वेस्ट इन मार्केटिंग। तो ऐसे सर मैंने कई सारे केसेस देखे हैं जहां पे कोर्ट में केसेस चल रहे होते हैं, बिजनेस बहुत जल्दी से ग्रो करता है लेकिन कुछ ना कुछ हो जाता है जिसकी वजह से बिजनेस ही बंद करना पड़ जाता है। जब फैमिली स्प्लिट होती है तो 20-20, 30-30 साल तक बिजनेस ग्रो करने के बारे में कोई नहीं सोचता है, कोर्ट केसेस में लोग लगे हुए रहते हैं। तो आई अंडरस्टूड दैट देयर इज समथिंग फंडामेंटली रॉन्ग विद द वे इंडियन फैमिलीज आर रनिंग द बिजनेस। और सर, एक और चीज, टैक्स बचाने के चक्कर में लोग कैश में इतना धंधा करते हैं कि वो रिकॉर्ड कीपिंग, अकाउंटिंग कुछ देखते ही नहीं है, और ऐसा करते करते फैमिली बिजनेस बर्बाद होने लग जाता है। इनफैक्ट आ रहा है तो शॉकिंग फैक्ट विच सेड दैट इंडिया में 80% ज्यादा फैमिली बिजनेसेस हैं, लेकिन ओनली 30% ऑफ फैमिली बिजनेसेस मेक इट टू द सेकंड जनरेशन एंड barely 10 to 15% सर्वाइव अंटिल द थर्ड जनरेशन। तो सर, इंडिया में कुछ स्ट्रक्चरली गलत तो हो रहा है, और यूएस में हमारे पास वॉल्टन जैसी कंपनीज हैं जो कि
जनरेशन से बिजनेस कर रही है और वो तो बहुत पैसा भी कमा रहे हैं, ग्रो भी कर रहे हैं और आज एक ग्लोबल ब्रांड भी बन चुके हैं। तो सर आज मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि पहले तो इंडियन फैमिलीज क्या गलत कर रही है, दूसरा हमारे पास इतना बड़ा बिजनेस पोटेंशियल है, हमारे पास इतनी सारी फैमिलीज हैं जो 10-10 20-20 करोड़ का थ्रेशोल्ड क्रॉस कर चुकी हैं, जो आज के D2C ब्रांड्स नजदीक भी नहीं आते 10-10 20-20 करोड़ के प्रॉफिट के। तो उनमें इतना बड़ा पोटेंशियल है और हम उसको टैप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, हाउ डू वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन सच अ वे दैट इफ देयर इज समवन हु इज वाचिंग दिस पॉडकास्ट जिनका फैमिली बिजनेस है, जो 30 करोड़ का रेवेन्यू करके 10 करोड़ का प्रॉफिट कमा रहे हैं, 5 करोड़ का प्रॉफिट कमा रहे हैं, उन्होंने कौन से स्ट्रक्चरल चेंजेस एग्जीक्यूट करने चाहिए जिससे कि ये 30 करोड़ का कंपनी 300 करोड़ का कंपनी बन सके? ये है आज हमारे पॉडकास्ट का थीम। शैल वी गेट स्टार्टेड? परफेक्ट। तो सर मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि इंडियन फैमिली बिजनेसेस ऐसी कौन सी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से उनको आगे जाके बहुत तकलीफ होती है? कैन वी कैटेगराइज दिस फर्स्ट? Absolutely. I mean, first things first, in my experience, what I've seen is ज़्यादातर Indian family businesses are male dominant, built by one generation, and when that person wants to be the king of the jungle, मतलब जंगल में एक ही राजा बोलते हैं ना, तो that person lose foresight of the future. आउटकम पे कोई फोकस नहीं करता, उनका पूरा फोकस होता है कि मैं कितना बढ़ा रहा हूँ बिजनेस को, मैं कैसे पैसे संभाल रहा हूँ। तो ये सोचते भी नहीं है कि अगर हम अपने बच्चों को बिजनेस में ला रहे हैं, हम क्यों ला रहे हैं, व्हाट इज द रोल वी एक्सपेक्ट देम टू पे, वो क्लैरिटी है ही नहीं। सेकेंडली, द एंटायर वे आर कल्चर इज, मतलब हमारे कल्चर में ना इमोशन पहले आता है, आउटकम बाद में, एंड दैट्स अ रेसिपी फॉर अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स. So that's another aspect why Indian family businesses are not good at expectation management, which leads to a lot of conflicts, which leads to eventually the split of the business. The third thing is, हमारी एक terminology है ना कि हम तो लाला business है, and there's a lot of pride people take in this, by the way. Okay, but what they don't understand is, as a lala business, you can bring the business till a certain stage on your hard work, your merit, your talent. But अगर आपको उसके आगे ले जाना है ना, you need systems, you need professional teams. And that is another area of massive resistance, जहाँ पर owner driven जो businesses होते हैं ना, उनको लगता है कि बाहर वाला एक threat है और system की ज़रूरत क्या है, system तो हम ही है. Okay, so they have this pride in saying मैं ही system हूँ. So these are predominantly the macro reasons why most family businesses अपना पूरा potential achieve नहीं कर पाते और over a period of time disintegrate हो जाते हैं. सर ये लाला बिजनेस का ना एक केस बताओ ताकि जो भी खुद को लाला बिजनेस नहीं बोलता है उसको भी समझ में आए कि वो भी उसी प्रॉब्लम बकेट में फॉल करता है. Well, बहुत ही simple traits होते हैं. लाला business equals owner driven. Okay? An organization or entity cannot be owner driven. लाला business में owner की सोच होती है पैसे कैसे बचाऊं, ग्रोथ कैसे हासिल करूं, उतना नहीं सोचते जितना पैसे बचाने के बारे में सोचते हैं. तो उसी में कहते हैं ना, पेनी वाइज पाउंड फुलिश डिसीजंस होते हैं. जैसे कि एग्जांपल दो सर. लाइक आई गिव यू एन एग्जांपल. वंस मैं अपने दोस्त के घर पे बैठा था, डिनर कर रहा था. फैमिली बिजनेस, दे रन अ रिटेल स्टोर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गारमेंट्स. तो उसके पापा आए, डिनर पे साथ पे बैठे थे और पापा बहुत ही मतलब एकदम एंथुजियाज्म के साथ कहानी बताना शुरू किया. बोले पता है आज क्या हुआ, 2 दिन से ऑफिस के बाथरूम में बल्ब खराब था, मैं 2 दिन से सोच रहा था लड़के को भेजूं बल्ब लेने के लिए, फिर सोचा उसको भेजूंगा वो बार्गेन नहीं करेगा, तो मैंने खुद एक्टिवा उठाई, मैं होलसेल मार्केट तक गया, उधर डिस्ट्रीब्यूटर का ऑफिस पता था मुझे, वहां से बल्ब मैं 30 रुपए कम में लेके आया. नाउ फॉर हिम दैट वाज एन अकम्प्लिशमेंट. वो ये नहीं देख रहे कि उन्होंने अपने 2 घंटे बर्बाद किए, पेट्रोल बर्बाद किया, एंड उनके टाइम की वैल्यू क्या है फिर, 30 रुपए. Now, this is classic Lala mindset, जहां पर saving is given precedence over growth. Look, I'm a big believer. पैसे की इज्जत करनी चाहिए, पैसे को प्रोटेक्ट करना चाहिए, पैसे को सेव करना चाहिए. बट सेविंग के नाम पर when you cut investments, be it investments in marketing, जो केस आपने आगे रखा, be it investments in building systems, be it investments in bringing professional teams. अगर आप ये 3 चीजों पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, then you're not playing a growth game. You're playing a survival game, and उस survival game का एक threshold होता है, उससे आगे आप नहीं बढ़ सकते, and somebody more aggressive can come anytime
and erode you from the market. So that mindset of trying to do everything by myself, वो mindset जो होता है कि हर एक चीज में पैसे बचाने के बारे में पहले सोचना, वो mindset जब होता है जहां पर हर डिसीजन खुद लेनी है, हर काम खुद करना है, that's a classic description of a लाला business. तो सर इस लाला बिजनेस में अगर कोई है, मान लो मैं एक 25 साल का बंदा हूँ, मेरे पास सारा मॉडर्न सोच है, मैं ERP सिस्टम्स एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ, मैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग यूज करना चाहता हूँ, और मेरे पापा है 50 साल के और वो मेरे आइडिया सुनने को तैयार ही नहीं है, तो मैंने क्या करना चाहिए? व्हाट शुड बी माय फर्स्ट स्टेप टू गेट इनटू द फैमिली बिजनेस टू फंडामेंटली चेंज इट? First step before you get into the family business is very important, where you need to set expectations clearly with your father. And this is where the second generation chickens out. पापा के सामने मुंह नहीं खोलते, बाहर आकर दोस्तों को कंप्लेन करते, बट पापा के सामने मुंह नहीं खोलते. द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज सेट एक्सपेक्टेशन कि अगर मैं अपना प्राइम, अपना करियर आपके बिजनेस में बिताने वाला हूं, देन हु एम आई? एम आई समवन जिस पर आप इसलिए रिलाई करते हो क्योंकि मैं आपका बेटा हूं, क्योंकि मैं आपके फैमिली से हूं, तो आपको सिर्फ आंखें और कान चाहिए, बेसिकली यू नीड अ सुपरवाइजर हु यू कैन ट्रस्ट, देन इट्स नॉट वर्थ me spending my life in that business. That clarity, firstly, the second generation should have. Okay? And therefore, you need to set expectation कि अगर मैं आपके business में आ रहा हूँ, if I'm joining the family business, first, मैं सीखने के लिए तैयार हूँ, because हम अपने parents के experience को negate नहीं कर सकते in a family business. So, I am open to learning. But मुझे एक ऐसी space भी चाहिए जहाँ पर मुझे autonomy मिले, चाहे वो एक वर्टिकल हो, चाहे वो एक डिपार्टमेंट हो, वेयर आई हैव द परमिशन टू फेल, आई हैव द परमिशन टू एक्सपेरिमेंट. एंड ज्यादातर पेरेंट्स ना, जब ये बात होती है, बहुत थोड़े लोग ऐसी बात करते हैं पेरेंट्स के साथ, बट जो भी बात करते हैं उसमें ज्यादातर पेरेंट्स हाँ में हाँ मिलाते हैं, बट व्हेन द रबर हिट्स द रोड, जब एग्जीक्यूशन का वक्त आता है, करेक्ट, तब वो मुकर जाते हैं. देन दे ट्राई कंट्रोलिंग. नाउ इन दैट मोमेंट व्हाट आर यू डूइंग? आर यू विथड्रॉइंग कि यार पापा ने बोला था, अभी सुन नहीं रहे हैं, कितनी बार बोलो? बोलने से अगर काम हो जाता तो एक बार में दुनिया बदल जाती. यू हैव टू परसिस्ट, यू हैव टू होल्ड योर ग्राउंड, एंड यू हैव टू होल्ड योर ग्राउंड नॉट टू फाइट. एंड दिस इज वेयर कम्युनिकेशन प्लेज सच एन इंपॉर्टेंट रोल, वेयर हमारे कल्चर में हमें ये सिखाया नहीं गया है कि इफ आई कैन डिसएग्री, कैन आई डिसएग्री विथ रेस्पेक्ट, एंड इफ आई डिसएग्री टू यू डजंट मीन आई रेस्पेक्ट यू लेस. ये कम्युनिकेट करना इज सच अ पिवटल पॉइंट in a family business. In our culture ना गणेश, मैंने एक चीज देखी है, expectations बहुत हाई है, expression बहुत लो है. और जहां पर expectation हाई होती है और expression लो होती है, upsets बहुत बड़े होते हैं, emotional upsets होते हैं वो. So मैंने काफी सारे second generation business owners को देखा है, जहां पर उन्होंने 25-30 साल की उम्र में they've emotionally given up कि यही मेरी तकदीर है, यही मेरा नसीब है, पापा के सामने मेरी चलती नहीं. But this has ramifications on the business, this has ramifications on their life. करेक्ट. Okay? And they don't see it. See, it's easy to point the finger and blame. Okay? I'll give you an example. मेरे client है, they are one of the biggest barbed wire manufacturing companies in the country. Now, father ने business establish किया. Now, obviously, if somebody has become a market leader, वो एक alpha personality होगी. Very, very strong-headed person. Mind of his own, and उनका thought process एक ही है, my way or highway, no other way. Son joined the family business. But at a very early stage, the son understood this nuance of communication. कि I have to learn how to disagree with my father and express it to him, not complain to my mother, not complain to my friends. I have to express it to him. And every time I express it to him, when उनका emotional backlash आता है, तुम तो बात करने लगे हो, तुम तो इज्जत करते नहीं बड़ों की. At that time, without getting emotionally triggered, I have to hold my ground, smile at him and say, Papa, I love you. Sometimes you have to keep saying it to them 100 times till it registers, saying, I don't respect you less, but I have a difference in opinion. And can I have a mind of my own? Yeah? He did it so beautifully. It took him 2 years to actually train his father. Okay. Okay. So I believe that the training is two ways. First generation has to train you on the nuance of the business. Second generation has to train the first generation on emotional intelligence by demonstrating it. And that is missing in our culture in a very big way. बट सर व्हाट इफ पापा के साथ ताऊ जी भी इन्वॉल्व हैं, चाचा जी भी इन्वॉल्व हैं,
उसमें क्या हो जाता है कि मान लो पापा ने हाँ बोल दिया, अब वो इस चीज के बारे में वरिड है कि चाचा जी क्या बोलेंगे, तो बच्चा चाचा जी के पास जा नहीं सकता क्योंकि पापा बीच में एजेंट बन चुके हैं। क्योंकि अगर बच्चा चाचा जी के पास चला गया तो पापा डिसरिस्पेक्ट मानेंगे और पापा चाचा जी को कभी कन्फ्रंट ही नहीं कर पाते हैं। क्योंकि सर इंडिया में ना एक बहुत बड़ा कन्फ्रंटेशन का इशू भी है, जहां पे मैं आपसे हर बात पे डिसएग्री करूंगा, लेकिन आपके सामने ना सिर्फ मैं हाँ मिलाऊंगा। क्यों? क्योंकि जैसा आपने बोला, इंडिया में ऐसा हो जाता है कि अगर आपने डिसएग्री कर दिया तो आपने डिसरिस्पेक्ट कर दिया। अब दो लेयर्ड प्रॉब्लम है, पापा मान चुके हैं बट पापा कन्फ्रंट ही नहीं करना चाहते हैं। और ये सर फैमिली बिजनेस में ना यूजुअली मैंने शादी में देखा है ये चीज, वेरी कॉमन। जहां पे ऐसा होता है कि मम्मी जाके बोलेगी तू जाके नानी से बात मत कर, मैं बात करती हूँ, और वो इस तरीके से बात करेंगे कि नानी ने बस ऐसे शर्ट ऑफ कर दिया तो भी मम्मी मानेगी नहीं। अब जब ये बिजनेस में होता है वहां पे तो फिर भी ठीक है, कुछ लॉस नहीं है, बट अगर बिजनेस में होता है तो इसको कैसे हैंडल करेंगे सर? So again, it comes back to just the same thing, but now your stakeholders are multiple. जो conversation मैंने पहले बताई that you need to have with your father about expectation management. Who am I? Am I a clerk, a trusted supervisor? Then I'm not interested. But अगर आप ये business को बढ़ाना चाहते हो and you want fresh ideas, then you need to give me space. And you need to give me permission to tell you when you are not giving me space. क्योंकि एंटर होते समय तो आप बोलोगे बस अब सब तुम्हारे हाथ में है, बट एक्चुअली में किसी के हाथ में कुछ देते नहीं है, वो बेटन पास होता ही नहीं है फैमिली बिजनेसेस में। सो यू हैव टू रियली बी अ वेरी स्ट्रांग पर्सनैलिटी योरसेल्फ अगर यू आर चूजिंग टू एंटर द फैमिली बिजनेस, एंड यू हैव टू शो दिस इन कैरेक्टर एंड लीडरशिप। लाइक आई टेल यू, वाइल पापा हो, चाचा हो, ताऊ हो, कोई भी हो, in fact that generation respects this kind of courage. First they hate it. पहले they will say कि तुम्हें इज्जत करनी आती नहीं, but when you keep communicating with clarity, when you establish your intention, that's when they see a leader in you, कि इसमें वो maturity है। okay? So it is a process. ये एक या दो कॉन्वर्जेशन में किसी के साथ होता नहीं है, जिसके साथ हुआ एक या दो कॉन्वर्जेशन में they are blessed. But for most people, you have to earn this respect. You can't be in front of an alpha and play second fiddle. You have to challenge, and you have to be comfortable with challenging them while communicating to them clearly कि challenge is not equal to disrespect. तो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो जेस्टेशन पीरियड है कि मान के चलो कि एक कॉन्वर्जेशन में होने नहीं वाला है, इसको कम से कम 2 साल लगेगा, ये मान के चलो, ताकि अगर 1 साल में हो जाए तो आप खुश हो जाओ। दूसरी चीज ये है कि आप ये जान के चलो कि वो जनरेशन आइडियाज को डिसरिगार्ड नहीं करना चाहती है, वो बस आपके डिसएग्रीमेंट से शॉक्ड है और इवेंचुअली वो आपके साथ अग्री करने लग जाएंगे। Absolutely. पर सर यहाँ पे मैं एक और कॉम्प्लिकेशन लेके आना चाहता हूँ। चाचा के भी बच्चे हैं और मैं भी हूं। चाचा के बच्चे कुछ और बोलते हैं, मेरा और चाचा के बच्चों का इतना जमता नहीं है, और यहाँ पे आप अज्यूम कर रहे हो कि वो जनरेशन एज इन चाचा और पापा दोनों भी अच्छे इंटेंशन वाले लोग हैं। बट अगर चाचा जी ये सोचे कि ये तो बिजनेस मैं सिर्फ अपने बच्चों को ही दूंगा, तो इल इंटेंशन आ गया और थोड़ा थोड़ा करके ये एस्केलेट होके कोर्ट में चला जाता है, फिर फैमिली स्प्लिट हो जाती है। Yes. तो पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं कि इस सिचुएशन को अवॉइड कैसे करते हैं, और दूसरा ये कि अगर इस सिचुएशन में पड़ जाए तो करे क्या? क्योंकि मैं ऐसे इंसान को जानता हूं जो इस डिस्प्यूट की वजह से, क्योंकि उसके पापा काफी दिलदार थे, उन्होंने ऐसा गिव अप मारा कि आज बच्चे के पास जो बिजनेस है ना सर, उसका ना कुछ वैल्यू ही नहीं है, और जो उसके कजिन्स के पास मिला है वो ऐसा बिजनेस है जिसमें बहुत सारा कैश फ्लो है, जस्ट बिकॉज हिज फादर वॉज टू नाइस। तो पहले बात करते हैं अवॉइडेंस की, क्योंकि अगर कोई सिचुएशन में पढ़ने वाला तो मैं चाहता हूँ क्विकली इसको सोल्यूशन मिल जाए, और अगर पढ़ गए तो निकलते कैसे हैं। So first things first. Again, this is जो आपने सिचुएशन बताया वो बहुत ही मैक्रो है। मैं एक सिंपल माइक्रो लेवल की भी बात रखता हूँ आपके सामने, is of the compensation of the family member in the family business. Compensation of the family member in the family business, as in meaning for salary of चाचा, पापा, cousin, mine, उसकी भी क्लैरिटी नहीं होती है। okay, एंड दे लव अवॉइडिंग दिस कॉन्वर्सेशन। अगर आप कुछ मांगने जाओ या कहने जाओ कि वी शुड हैव क्लैरिटी, वी शुड हैव क्लियर कॉम्पनसेशन, वी शुड हैव क्लियर रोल, द फर्स्ट थिंग यू हियर इज सब अपना ही तो है। हाँ, नाउ द मोमेंट यू हियर दैट, दैट्स अ रेड फ्लैग।
ओके, ट्रस्ट का मतलब क्या है? ट्रस्ट का मतलब ये नहीं है कि मैं सवाल नहीं पूछूंगा. ट्रस्ट का मतलब ये है कि यहां पर कोई भी किसी से भी कौन सा भी सवाल पूछ सकता है और किसी को बुरा नहीं लगेगा. दैट्स द ट्रू डेफिनेशन ऑफ ट्रस्ट. एंड दैट इज द डेफिनेशन यू नीड टू ड्राइव इन योर फैमिली बिजनेस. कि ट्रस्ट इज नॉट लैक ऑफ क्लैरिटी. बिकॉज आज पापा और चाचा में हैव अ ग्रेट रिलेशनशिप और उनके बीच में देयर इज नो पेपर वर्क. ट्रस्ट इज the desire to create clarity through difficult conversations. Can you explain this, sir? For example, I had a similar situation with a client. They are based out of Kolhapur. Chacha started the business. Younger brother joined it. So two brothers ran the business. Younger brother was the ideal Sri Lakshman to Sri Ram. Okay, कि आप lead हो, मैं आपके पीछे चलूंगा. Worked really well. Then the next generation joined. Chacha's kids joined, and this client of mine also joined the family business. Now, Chacha's kids were, for the lack of a better word, not that focused and driven. Like, पैसा बन गया है, सब कुछ है हमारे पास, let's go with the flow. But the second son's children were more driven. उनमें वो एक पैशन था कि हमें कुछ बड़ा बनाना है, इसको स्केल करना है. Now, what you're seeing is in one generation, one brother was the alpha, but in the second generation, there's a genuine leader emerging whose dad was never the alpha. How do you handle such a situation? Again, it took a lot of clarity of expectation, where firstly, he had to go out there and define an organization structure. Can we have clear roles? Can we have clear responsibilities? Can we have clear goals? हमारे बीच में कैन वी हैव अ स्ट्रॉन्ग रिव्यू सिस्टम. एंड रिव्यू का मतलब ये नहीं है कि वी आर लुकिंग एट फाइंडिंग फॉल्ट्स टू पिन ब्लेम. रिव्यू का मतलब है कि वी विल कम टुगेदर, वी विल आइडेंटिफाई गैप्स एंड टुगेदर वी विल क्रिएट सॉल्यूशंस विदाउट अटैकिंग पर्सनालिटी. अब ये जब व्हेन ही ब्रॉट दैट काइंड ऑफ क्लैरिटी, दैट्स व्हेन नोबडी फेल्ट थ्रेटेंड. एंड देयरफॉर everybody out of pure merit, they nominated him as the next leader of the organization. So there was no this flow कि चाचा का बेटा ही बनेगा. तो अब स्टेक को क्या हुआ सर? क्योंकि मान लो चाचा जी के पास 70% स्टेक है और पापा के पास 30% स्टेक है. तो इसमें चाचा अल्फा थे तो उनके पास 70% स्टेक था, पापा बीटा थे तो उनके पास 30% स्टेक था. अब पापा के बच्चे अल्फा बन गए और चाचा के बच्चे बीटा बन गए. तो अब ये जो सैलरी स्प्लिट जो होता है और स्टेक स्प्लिट जो होता है, ये कैसे हो रहा है? So in their case, I can talk to you about this case. What they decided to do was they decided to equate it based on merit. See, I feel कि एक फैमिली बिजनेस में सबसे इंटेंजिबल बट सबसे वैल्यूबल एसेट इज इंटेंट. अगर नीयत साफ हो ना, then even the most uncomfortable conversations you can have and people will do what is right. Niyat saaf nahi ho na, then even if you bring the most scientific structure of evaluation of compensation and benefits and equity shares, then nothing works. In their case, fortunately, everybody in the family had a very pure intent because everybody in the family had clarity of personal aspiration, personal ambition. तो जो बच्चे प्रोएक्टिव नहीं थे, दे वर क्लियर कि भाई मैं ऐसा ही हूं, मुझे घूमना है, फिरना है, सोशलाइज करना है, मुझे उसमें मजा आता है. तो सेल्फ अवेयर लोग थे. हाँ, सेल्फ अवेयर लोग थे. एंड देयरफॉर दे सॉ इट एज अ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंथ कि इसको धंधा चलाने का शौक है, इसको फैक्ट्री में 9 बजे आने का शौक है, मैं 11 बजे आऊंगा. सो व्हेन दैट क्लैरिटी वाज देयर एंड दे वर नॉट ट्राइंग टू फिक्स ईच अदर, बट दे वर ट्राइंग टू सी कि हम कैसे we can be pieces of the puzzle who are individually imperfect, but when we come together, we fix everything. So now this is a case of pure intent. But अगर नियत नहीं है and you sniff it, you smell it, then the first day itself you talk about restructuring the business and taking a fair share out. Okay? Now a lot of these restructuring conversations ये कोर्ट में चले जाते हैं. That's the last place you should look at taking it. Sometimes walking away with nothing is more peaceful than battling it out for years. Okay? क्योंकि देखो, जिसमें मेरिट है ना,
वो मेहनत करके जीरो से कहीं ना कहीं पहुंचेगा ही पहुंचेगा। बट जिसमें मेरिट नहीं है वो झगड़ के जिंदगी बिता देगा कोर्ट के चक्कर लगा के, सिर्फ लॉयर्स की कमाई होगी, फैमिली बिजनेस की नहीं। सो आई लुक एट कोर्ट्स एज द लास्ट रिसोर्ट फॉर समवन। कॉन्वर्जेशनल, अंडरस्टैंडिंग इमोशनल नीड्स, these are things that all of us can learn. ये हर कोई कर सकता है। It's just that हम इतने tuned हैं सिर्फ हार्ड स्किल्स पर ध्यान देने के लिए, सिर्फ टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस पर ध्यान देने के लिए, we miss the most fundamental point in family businesses. Family business management is not about managing business, it's about managing family. अगर आपने ये समझ लिया ना कि बिजनेस तो इन्होंने बना लिया है, बिजनेस इनको बनाना आता है, they've taken the business to a certain level of stability or success. अब इससे आगे अगर स्केल करना है तो we have to manage family, we have to manage individual expectations. जहां पर वो maturity दिखी है, they've thrived. जहां पर वो maturity नहीं आई है, they've just gotten into disputes and battles. गॉट इट। तो अगर मैं इसको समराइज करूं तो पहले है एक्सपेक्टेशन सेटिंग, Yes. दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेशन आप की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को डिसाइड करो, जिससे कि ये मालूम पड़े कि अगर राजीव परफॉर्म कर रहा है तो उसका मतलब क्या है, Yes. गणेश अगर 12 घंटे काम कर रहा है तो उसका मतलब क्या है। Yes. हमें आउटकम बेस्ड की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को डिसाइड करना पड़ेगा, जिससे कि हमें मालूम पड़े कि एक दूसरे का कंट्रीब्यूशन क्या है, Yes. और इस की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के हिसाब से कॉम्पेंसेशन भी तय होगा। Absolutely. तो जैसे अगर मान लो मेरे पापा अल्फा थे जिनका 70% स्टेक था, और आपके पापा अगर बीटा थे जिनके पास 30% स्टेक था, अगर अगले जनरेशन में अगर आप अल्फा निकले और आप कंपनी के सीईओ हो, तो मैंने आपको ज्यादा सैलरी देने से हिचकना नहीं चाहिए, Absolutely. Correction. It's a point of correction. क्योंकि उससे मेरा ही बेनिफिट है, क्योंकि मैं उस तरीके से घूम सकता हूँ और आप मेहनत करोगे, आप पैसा कमाओगे और वो पैसे से मुझे ही सैलरी मिलेगा। Absolutely. ओके, तो सर यहाँ पे एक क्वेश्चन है, एक और कॉम्प्लेक्सिटी में ऐड कर रहा हूँ। मान लो मुझे सिर्फ घूमना है, मुझे कंपनी में आना ही नहीं है, लेकिन मेरे पापा के पास तो 70% स्टेक है, उन्होंने तो वैल्यू बना के रखा हुआ है, Yes. तो मेरा सैलरी क्या होना चाहिए? Well, in that case, there are two things. Again, हर चीज को if you look at it from the point of view of contribution, and आप contribution के नजरिए से कब देख पाओगे? When you put the business first, not individuals first. ओके, Okay? Now this is where I'll bring another perspective. बहुत सी बार whenever I get into a discussion about family businesses, एक point आता है कि यूएस के family businesses प्रोफेशनल सीईओ को अपॉइंट करते हैं, इंडियन फैमिली बिजनेस नहीं करते। करेक्ट। क्यों? क्योंकि द साइकोलॉजी ऑफ वेस्टर्न फैमिली बिजनेसेस इज कि बिजनेस फर्स्ट, कि व्हाट इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस। द साइकोलॉजी ऑफ इंडियन फैमिली बिजनेसेस इज बिजनेस एंड फैमिली इज द सेम थिंग, तो सब हमारा ही है, तो हम अपने बारे में सोचेंगे। नाउ दैट्स वेयर यू हैव टू फर्स्ट हैव दैट मैच्योरिटी टू डिटैच द टू, कि बिजनेस हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है, फैमिली हमारी एक रिलेशनशिप है। अब बिजनेस के लिए बेस्ट क्या होगा? When you work backwards from there and you map contribution. Now based on contribution, ये ऐसा भी हो सकता है कि because your father was alpha and he had 70%, but today you are like, look, I'm not interested in joining this business also. I'm not interested in being a part of the business also. There can always be a royalty arrangement that can be done. There can always be a restructuring of shares where there's a compensation and a payout to the alpha by the beta. Okay. Now, these are important conversations. But culturally इतना स्टिग्मा होता है ना फैमिली बिजनेसेस में, कि ये जब बात कोई छेड़ता है ना, द फर्स्ट डायलॉग वो सुनता है बंटवारे के बारे में बात कर रहे हैं। करेक्ट। राइट सर आप तो एकदम डिट्टो वही डायलॉग मार रहे हो जो मैंने सुना है। सो दैट्स वेयर यू हैव टू एज अ लीडर। नाउ मैं ये जो भी आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आई एम एक्सप्लेनिंग इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि जो भी ये पॉडकास्ट सुन रहा है, that person is looking at himself or herself as the leader, as someone who will set this right, someone who will do what is fair. Okay, so that person needs to have the maturity to hear the words कि तुम बंटवारे के बारे में बात कर रहे हो and not react to it, because that's not your intention. Your intention is correction for the best interest of the business. Your intention is not coming from greed. आपकी intention is coming from fairness, right? So लुक, मैं ये हमेशा कहता हूँ कि फैमिली बिजनेसेस में, चाहे वो फादर सन हो, चाहे वो चाचा कजन्स हो, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, चाहे वो दो भाई या दो बहन हो, कोई भी रिलेशनशिप हो ना, फैमिली बिजनेस में इट टेक्स 1 person टू बी मैच्योर
एंड दैट मैच्योर पर्सन का सबसे बड़ा काम है स्टेट द मोस्ट ऑब्वियस थिंग एंड देन नॉट रिएक्ट टू द इमोशंस ऑफ पीपल. उनके इमोशंस को उनको रिलीज करने दो. जब इमोशंस की स्टीम निकल आएगी, दैट्स व्हेन दे आर ओपन टू कंसिडरिंग व्हाट यू आर सेइंग. नाउ मोस्ट पीपल डोंट परसिस्ट थ्रू दैट प्रोसेस. वो इमीडिएटली रिएक्शन मोड में चले जाते हैं. और जैसे ही आप रिएक्शन मोड में एंटर करते हो, यू एंटर द जोन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट वेयर वन पर्सन इज गोइंग टू जस्टिफाई देमसेल्व्स कि मैं जो बोल रहा हूँ वो क्यों सही है, एंड ब्लेम द अदर कि वो जो सोच रहे हैं वो गलत है. जब आप जस्टिफिकेशन और ब्लेम के साइकिल में जाते हो, दूसरा क्या करता है, वो आपका ब्लेम लेके खुद को जस्टिफाई करते हैं कि मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है, मैं तो सबको साथ में रखने के बारे में सोच रहा हूँ, तुम पैसे के बारे में बात कर रहे हो. दीज आर ऑल इमोशनल रिएक्शंस. लेट इट रिलीज, एंड through that release, the only thing you have to say is stay focused on the outcome. Communicate your intention for the love and the respect and the honor of the family to be retained. Okay. Now, this ability to not fall into the trap of emotional reactions, that is leadership in family business, according to me. ब्यूटिफुल. सो अगर कोई बंदा है जिसको काम ही नहीं करना, तो उसको या तो पे आउट दे दो Yes. जहां पे आप उसकी स्टेक को खरीद लो. Yes. दूसरा, उसको रॉयल्टी दे दो जिससे कि वो मजे कर सकता है. उसको एक साथ एक बड़ा पे आउट नहीं मिलेगा, लेकिन मान लो अगर कंपनी 10 करोड़ का रेवेन्यू करता है और 1 करोड़ का प्रॉफिट करता है, तो उसको साल का 10 लाख रुपए तो मिलता रहेगा. और अगर आप लॉन्ग टर्म में बिजनेस को बड़ा करना चाहते हो, तो वो जो रॉयल्टी है वो आपको हर्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसके पापा ने जो इन्वेस्ट करा, अगर वो आज लंदन घूम रहा है, रशिया जा रहा है, तो उसको जाने दो. और वो जो 10 लाख रुपए आप उसको देने वाले हो, आपको शायद थोड़ा सा पिंच करेगा कि उसको क्यों मिल रहा है, बट दैट इज गुड फॉर यू इन द लॉन्ग रन. And you can also set a point कि ये 10 लाख रुपए हर साल will be given till what time? Okay, which will be a fair value compensation for your father's effort. It's at the end of the day, family business is all about defining fair value compensation. इज देयर अ पर्टिकुलर आर्बिट्रेशन सर्विस जो कि ये चीज करके दे सकता है कोर्ट के अलावा? Emotionally intelligent coaches, not fly by night COVID born coaches, emotionally intelligent coaches, people who have pedigree of experience कि आपने 10-15 साल ये काम किया है, you have a track record of stories and case studies जहाँ पर आपने ये resolutions create किए हैं for conflicting situations. Those kind of people are available in the market for sure. अंडरस्टूड. परफेक्ट. तो सर डिस्प्यूट वाला जो पार्ट है वो तो अभी हमने सॉल्व कर दिया है, ठीक है. समराइज करने के लिए एक्सपेक्टेशन क्लियर करो, जो कि सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है. की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स डिसाइड करो कि कौन क्या काम कर रहा है. अगर कोई मार्केटिंग का काम कर रहा है, तो मार्केट में जाके देखो कि उस प्रोफेशन के लिए कितना पैसा मिल रहा है. अगर तुम फैमिली मेंबर हो तो तुमको शायद 10-20% का थोड़ा सा एक्स्ट्रा लीवे मिल जाए, बट उससे ज्यादा तुम एक्सपेक्ट मत करो. और अगर तुम दे रहे हो तो फैमिली मेंबर है तो 10-20% तो आपको एक्स्ट्रा देना ही पड़ेगा. दूसरा चीज ये है कॉम्पेंसेशन, जहां पे आप जो वो काम कर रहा है उसके हिसाब से उसको पैसे दो, और अगर परफॉर्म अच्छा करे तो उसके लिए उसको फेयर शेयर ऑफ कॉम्पेंसेशन दे दो. अगर काम ही नहीं करना है तो रॉयल्टी दे दो, पे आउट दे दो और मामला खत्म करो. नाउ आई कम टू परहैप्स द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन ऑफ ऑल कि सर मेरा ना मार्बल का एक स्टोर है. मेरे पापा बोलते हैं कि मैं कल्ले पे बैठूं और मार्बल बेचूं. मैं बहुत अच्छा मार्बल बेचता हूं और मार्बल पे कोई एमआरपी कुछ नहीं है, मेरे नेगोशिएशन के ऊपर ही है. पापा बहुत अच्छा नेगोशिएट करते हैं, मैं भी बहुत अच्छा नेगोशिएट करता हूं. तो पापा बोलते हैं कि मुझे ही बैठना है. तो अब एक तो स्टोर मैंने डाल दिया, उससे काफी पैसे हम कमा रहे हैं, बट मुझे दूसरा स्टोर डालना है, तीसरा स्टोर डालना है. तो मैं अपने बिजनेस को ऑटो पायलट पे कैसे डालूं? इज द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन ऑफ ऑल. Perfect. So, simple steps. Okay. Step 1. पहले तो हमें अपने बिजनेस का एंड गोल क्लियर होना चाहिए. अब फैमिली बिजनेस सिनारियो में 3 एंड गोल्स आते हैं. वेरी वेरी माइक्रो स्केल के जो फैमिली बिजनेस होते हैं, समझो केमिस्ट की दुकान हो गई हो, किराना स्टोर हो गया हो, जहाँ पर आई एम श्योर यू वुड हैव एक्सपीरियंस कि आप बचपन से किसी दुकान जा रहे थे, पहले पापा बैठे रहते थे, अब जाते हो उधर बेटा बैठा है. अब वेरी माइक्रो लेवल के जो फैमिली बिजनेसेस है, उनका ज़्यादातर एंड गोल ये होता है कि इस दुकान से या इस बिजनेस से घर का खर्चा निकलना चाहिए. तो दे आर वेरी नेसेसिटी ड्रिवन बिजनेसेस. उसमें ना पापा की जनरेशन में एस्पिरेशन है, ना सेकेंड जनरेशन में एस्पिरेशन है. एंड व्हाई डू आई से कि सेकेंड जनरेशन में भी एस्पिरेशन नहीं है? क्योंकि द फैक्ट कि उसने वो बिजनेस ज्वाइन किया, उसको पता है कि ये छोटा केमिस्ट की दुकान है या किराना स्टोर है, even that person is driven by survival itself.
कि हमारा महीना का 80,000 निकलता है या लाख रुपया निकलता है या 1.2 लाख निकलता है, घर का खर्चा निकल जाता है, हमारी बड़ी सिंपल लाइफस्टाइल है, सो दिस वर्क्स फॉर अस. सो दे हैव अ क्लैरिटी कि द गोल ऑफ दिस बिजनेस इज महीने का खर्चा निकालना घर के लिए. नाउ द अदर टू एंड गोल्स, दिस इज वेयर यू नीड स्ट्रक्चर एंड सिस्टम्स. द सेकेंड टाइप ऑफ एंड गोल ऑफ अ फैमिली बिजनेस इज कि हमें इस बिजनेस को उस लेवल तक लेके जाना है जहां से बिजनेस कैन कॉम्पनसेट अस द फैमिली, ना सिर्फ टू टेक केयर ऑफ आवर नेसेसिटी, सिर्फ रोटी कपड़ा मकान के लिए नहीं, बट बियॉन्ड द नेसेसिटी द बिजनेस कैन कॉम्पनसेट अस फॉर मेकिंग अदर इन्वेस्टमेंट्स इन अदर एसेट क्लासेस. कि हम 3-4 साल में एक बार एक कमर्शियल प्रॉपर्टी या रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी ले रहे हैं, हम हर महीने SIP में पैसे डाल रहे हैं और अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं. नाउ द गोल ऑफ सच अ बिजनेस इज कि हमारे बिजनेस का एक लिमिटेशन है कि उससे इतना ही कमाया जा सकता है, हमारा कैपिटल इतना डिप्लॉयड है, वापस हम मार्जिनली कैपिटल को बढ़ा सकते हैं, विंडफॉल कैपिटल कहीं बाहर से लाने वाले हैं नहीं. समझो मोस्ट ट्रेडिंग डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेसेस इन इंडिया ऑपरेट ऑन दिस प्रेमाइस कि जितना कैपिटल डालेंगे, जितना क्रेडिट में देंगे, उतना पैसे कमाएंगे और जितना कमाएंगे उसमें से थोड़ा बहुत वापस डाल देंगे. उस बाकी के पैसे से क्या कर रहे हैं ये लोग? ये रियल एस्टेट खरीद रहे हैं, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं. और इनका गोल क्या है कि 20-30 साल में वो जो असेट पोर्टफोलियो है दैट रीचेस अ टिपिंग पॉइंट जहां से उस असेट पोर्टफोलियो के रिटर्न से हमारी लाइफस्टाइल चल सकती है. फिर चाहे हमें बिजनेस चलाना हो या बंद करना हो, दैट्स अप टू अस. ओके, नाउ दैट्स अ ग्रेट एंड गोल टू हैव फॉर सम बिजनेसेस जहां पर स्केल का उतना पोटेंशियल नहीं है. मतलब आप बोल रहे हो कि 20 करोड़ का मेरा बिजनेस है, 10 करोड़ उस बिजनेस का प्रॉफिट है, और अब 10 करोड़ में से वापस सारा का सारा 10 करोड़ रुपए इस बिजनेस में लग नहीं रहा है, बट वो 10 करोड़ रुपए निकाल के मैं लैंड खरीद रहा हूँ, रियल एस्टेट खरीद रहा हूँ, और ऐसा करते करते 5-10 साल बाद मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास रेंटल इनकम आ रही है, ओके, मेरे पास अप्रिसिएशन हो रही है, मेरे जो स्टॉक्स थे मैंने जो होल्ड करके रखे हैं, एंड उससे मेरी लाइफस्टाइल चल रही है. तो मैं अपने बिजनेस पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, अपना सिर्फ घर चलाने पे नहीं, मेरी जिंदगी जीने के लिए, ट्रैवल हो, एस्पिरेशंस हो, जो भी हो. नाउ a lot of family businesses actually play for this end goal, financial freedom. Okay, जहां पर they are no longer dependent on the business. The third end goal of a family business can be legacy. कि हमें इस बिजनेस को इंस्टीट्यूशनलाइज करना है, हमें इस बिजनेस को एक लेवल तक ले जाना है जहां पर either we can sell this company to a larger player and cash out, okay, or we can start acquiring smaller businesses and scale, or we list the company and we make it an institution that lives beyond us. Okay, now चाहे वो financial freedom हो या legacy driven business हो, अगर ये आपके दो end goal हैं, then you cannot achieve these two end goals on the mindset of हम ही सब कर लेंगे, chaos में ही चलेगा. You can't achieve these two end goals. Then what you need is first step, ये vision clarity कि हमारा end goal क्या है. Second step, उस विजन को अकम्प्लिश करने के लिए what kind of second line of leaders do we need? And do we have that many second line of leaders in the family? And if not in the family, from where are we sourcing that talent? So it's usually a mix. सर यहाँ पर मोस्ट बिजनेसेस प्रोफेशनल्स को बिजनेस में आने नहीं देते. ऐसा क्यों होता है? मतलब अगर कोई, जैसे मार्बल बिजनेस हो गया, अगर पापा अच्छे सेल्समैन है, बेटा अच्छा सेल्समैन है, 2-3 दुकान में अगर उसको स्केल करना है तो उसको एक सेल्स मैनेजर लगेगा, एक प्रोफेशनल सेल्स टीम लगेगा, MRP सारे स्टैंडर्डाइजेशन चाहिए, स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा जिससे कि नेगोशिएशन पे काम ना चले. जैसे सर मैं ना वेदांत से बात कर रहा था, वेदांत मोदी, ही नाउ रन्स मान्यवर, एंड अंकल ने तो बहुत बड़ी लेगेसी बना दी, ठीक है, और अंकल ने ना एक बहुत सिंपल चीज करी जिसने ना बिजनेस को बहुत बड़ा बना दिया. वो ये था कि अंकल ने बोला कि मैं MRP पे बेचूंगा, नो नेगोशिएशन एट ऑल. तो बाकी सारे ट्रेडिशनल क्लोथिंग दुकान में क्या होता है कि आप जाते हो, आप बोलते हो कि ये कुर्ता कितने का है, वो बोलता है 30,000 का है, फिर आप 10 मिनट स्पेंड करते हो ये बोलेंगे कि ये 3,000 का नहीं, ये 25 का है, 20 का है, ये वो करके तो आप बार्गेन करने लग जाते हो, और ऐसे करते करते सब लोग बार्गेन करते हैं.
तो इसमें क्या हो जाता है, सेल्समैन के ऊपर डिपेंडेंट है कि आपका एक्चुअल रेवेन्यू स्टोर से क्या होगा। अंकल ने बोला कि ये सब चीजें मैं नहीं करूंगा, मैं स्टैंडर्डाइज करूंगा, जिससे कि चाहे सेल्समैन कोई भी हो, प्रोडक्ट इतना अच्छा होगा, ब्रांड एंडोर्समेंट इतना अच्छा होगा, स्टोर इतना अच्छा दिखेगा कि इंसान 30,000 दे तो सही, नहीं दे तो भी सही, एटलीस्ट माई राइट फुटफॉल विल इंक्रीज, इफ नॉट मोर फुटफॉल। उसकी वजह से क्या हो गया सर, मान्यवर के पूरे सिस्टम्स एंड प्रोसेस पे इतना असर पड़ा। और मुझे वेदांत ने इतनी इंटरेस्टिंग चीज बताई, उसने बताया कि ये बार्गेनिंग में पता है एक और चीज क्या हो जाता है, मुझे ये पता ही नहीं चलेगा कि ये कुर्ता मैंने कितने को बेचना चाहिए, क्योंकि कहीं पे 5,000 का बिक रहा है, कहीं पे 4,000 का बिक रहा है, कहीं पे 3,000 का बिक रहा है। तो इस प्रोडक्ट को मैं लिस्ट क्या करूं कि ये कितना मार्जिन दे रहा है, मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो इससे बैकएंड पे इतना कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि इफ यू स्केल दिस अक्रॉस 300 स्टोर्स एंड 30,000 SKUs, तो 30,000 SKUs के अगर 10 प्राइजेस है तो सर 30,000 का 3 लाख SKU हो गया, तो बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। बट इफ यू थिंक अबाउट इट, अंकल ने इस चीज के बारे में सोचा अपने पहले स्टोर में, जिसकी वजह से वो इतना बड़ा एम्पायर बना पाए। लेकिन ये सोच बहुत कम लोग में होती है। तो 2 क्वेश्चंस ओवर हियर। पहले तो ये सोच क्यों नहीं होती है, दूसरा अगर कोई ये देख रहा है, स्पेशली मेरा दोस्त जिसने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था, इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं सो दैट द बिजनेस कैन बी पुट ऑन ऑटो पायलट। सो दैट्स वेयर फर्स्ट वी हैव टू अलाइन कि एज अ फैमिली हमारा एंड गोल क्या है। क्योंकि अगर पापा बोलेंगे मैं ही बात करूंगा, आप बात करके, आप नेगोशिएट करके आप हमेशा बेच सकते हो माल, बट उसमें यू आर द लिमिटेशन, यू आर द बॉटलनेक ऑफ द बिजनेस। आपके बाद क्या, ओके, और मेरे आगे क्या। नाउ इफ यू शो द प्रेडिक्टेबल ट्रेजेक्ट्री कि अगर हम ऐसे चलेंगे तो मैक्सिमम इनकम या थोड़ा बहुत फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंच सकते हैं, बट हमारा एंड गोल क्या है, दैट हैज टू बी कॉमन। एंड गोल यूजुअली होता है सर बिजनेस को बढ़ाना है और यहीं से बढ़ाना है। नहीं, दैट इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ एन एंड गोल। ओके, तो एंड गोल पहले क्लियर करो। फर्स्ट क्लियर करो कि लेगेसी इंस्टीट्यूशनलाइज करना है या गल्ले के जैसे बैठ के खुद चलाना है। यू हैव टू बी क्लियर। मान लेते हैं लेगेसी बनाना है। ओके, अब लेगेसी बनाने के लिए नेक्स्ट स्टेप क्या चाहिए? फर्स्ट यू नीड लीडर्स हु कैन ड्राइव सिस्टम्स। ओके, सेकंड यू नीड सिस्टम्स ताकि देयर इज स्टैंडर्डाइजेशन। आई गिव अ सिंपल एग्जांपल। अगर मुझे समझो मैं मिनरल वाटर बॉटल बेच रहा हूं, ठीक है, मैं खुद का ब्रांड है मेरा। अब 2 अप्रोचेस हो सकते हैं ना। एक तो मैं अलग अलग सेल्स चैनल के लिए सेल्स प्रोसेस बना कि मेरी ग्लास बॉटल है, कुछ अल्कलाइन वाटर है, तो इसको मैं थ्रू सोशल मीडिया एड्स करके डायरेक्टली बेच सकता हूँ, क्विक कॉमर्स पे लिस्ट करके बेच सकता हूँ, मैं B2B में जाके होटल्स और रेसोर्ट्स के साथ पार्टनर करके उनको बेच सकता हूँ कि ये ग्लास बॉटल है, प्लास्टिक नहीं है। नाउ आई हैव टू क्रिएट SOPs फॉर एवरी एक्टिविटी कि एड की स्क्रिप्ट कौन लिखे। SOP क्या होता है सर? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। मतलब क्या? कि कोई भी करे क्या प्रोसेस फॉलो करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे इस वाटर बॉटल को सोशल मीडिया एड के थ्रू बेचना है, तो एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हमारे पास होना चाहिए जहां पर लिखा हो कि स्टेप 1 एड की स्क्रिप्ट के एलिमेंट्स क्या होंगे, स्टेप 2 एड का फेस कौन होगा, स्टेप 3 शूटिंग कैसे होगी, किस रेजोल्यूशन के कैमरास है, क्या लाइटिंग होनी चाहिए, क्या माइक यूज होना चाहिए, स्टेप 4 एडिटिंग के स्टेप्स क्या होने चाहिए, हमारी एडिटिंग स्टाइल क्या होगी, स्टेप 5 इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कितने बजे होगी, स्टेप 6 इस पे बजट एलोकेशन कितने की होगी, स्टेप 7 इसकी ट्रैकिंग कौन करेगा, स्टेप 8 इसकी ऑर्डर फुलफिलमेंट कौन करेगा। अब ऐसा मैनुअल, ये सिर्फ मैंने एक सोशल मीडिया की एक्टिविटी के लिए बोला। सर इसको ना थोड़ा फिजिकल स्पेस में लेकर आते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया शायद बहुत लोगों को बाउंसर जाएगा। फिजिकल स्पेस में लेके आते हैं, मार्बल का दुकान है, मार्बल बेचना है, इसके लिए SOP बनाते हैं। ओके, सो सिंपल। अभी लेट्स से अगर मैं रिटेलर हूं, मेरे ऑप्शंस क्या हैं? ओके, मेरा मार्बल ज्यादातर डायरेक्ट कंज्यूमर नहीं खरीदेगा, मेरा मार्बल खरीदेगा वो क्लाइंट जिसका आर्किटेक्ट उसको यहां पर लेके आएगा। तो मेरी इंडस्ट्री में आर्किटेक्ट इज एन इन्फ्लुएंसर। ओके, तो अभी आई नीड टू हैव फर्स्टली अ प्रोसेस कि मैं हाउ डू आई बिल्ड विजिबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी इन द माइंड ऑफ द आर्किटेक्ट। व्हाई शुड द आर्किटेक्ट कम टू मी? अब उसके लिए मुझे क्या क्या करना चाहिए? समझो एक मैं नेटवर्क्स में ज्वाइन कर रहा हूं जहां पर आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर डिजाइनर्स हैं। ओके, नंबर 2 अगर मुझे कुछ सुपीरियर पोजीशनिंग करनी है अपने ब्रांड की, समझो मैं एक आर्किटेक्ट्स और इंटीरियर डिजाइनर्स के लिए पॉडकास्ट शो शुरू कर रहा हूं जहां पर दे कैन कम एंड शोकेस देयर फिलॉसफी ऑफ डिजाइन।
नाउ दैट वो मुझे एक एलिवेटेड रीच देगा ना, वेरी डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द मार्केट. ओके. नंबर 3, मैं रीसेलर्स अपॉइंट कर रहा हूं जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं. ओके. दे कैन ऑल्सो बिकम अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लुएंस जहां पर आई गिव देम अ कमीशन फॉर यू बाइंग द सोर्सिंग द प्रोडक्ट फ्रॉम मी. नाउ ये 3 चैनल हो गए समझो मेरे. अब इन 3 चैनल में मेरी एक्टिविटी डिफाइन होनी चाहिए कि मेरी फ्रीक्वेंसी ऑफ नेटवर्किंग क्या है. हाउ मेनी आर्किटेक्ट्स पर वीक, हाउ मेनी आर्किटेक्ट्स पर मंथ, हाउ एम आई रीचिंग आउट टू दोस आर्किटेक्ट्स, ताकि इट्स नॉट अ डेस्परेट कोल्ड कॉल कि सर हमारी क्वेरी है, हमारी फैक्ट्री है, आप आइए देखिए, वैरायटी देखिए. वो तो आर्किटेक्ट्स को 10,000 कॉल जाते हैं. तो व्हाट इज माय वे ऑफ नेटवर्किंग विद देम? उसका एक प्रोसीजर लिस्ट होना चाहिए ताकि सिर्फ मैं नहीं, मेरा टीम मेंबर भी वो कर पाए. नो, ये लिस्टिंग का काम बोरिंग है, खुद करना एंटरटेनिंग है. बट बिजनेस का रूल क्या है? बोरिंग मेक्स मनी, एंटरटेनिंग कीप्स यू इन स्ट्रगल. मोस्ट पीपल आर एडिक्टेड टू द एंटरटेनमेंट ऑफ स्ट्रगल. उनको बैठ के एसओपी बनाना, ट्रैकर्स बनाना जहां पर एफर्ट डेटा और रिजल्ट डेटा कैप्चर हो, ये उनको करना अच्छा नहीं लगता. बट द ट्रूथ इज, जब आपका आउटकम क्लियर है कि मेरा एंड गोल है लेगेसी बिजनेस बनाना, देन द आउटकम इंस्पायर्स यू टू चेंज. बट अगर आउटकम ही क्लियर नहीं है और द थॉट प्रोसेस चल रहा है, चला रहे हैं, देन तो जो आइडिया हो, जो सिस्टम्स हो, आप उसके बारे में सोच भी नहीं रहे हो, आप उसको कंसिडर भी नहीं कर रहे हो. सो फर्स्ट स्टेप इज आउटकम, की विजन क्या है हमारा, और उस विजन को फुलफिल करने के लिए हु डू वी नीड टू बिकम फ्रॉम अ माइंडसेट, फ्रॉम अ स्किल सेट, फ्रॉम अ नॉलेज, फ्रॉम अ सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू. नाउ ये रिवर्स इंजीनियर करवाना उसका काम है जिसके पास ये अवेयरनेस है. Largely the second generation, because the first generation is used to doing things their way. So you have to challenge through questions, not through suggestions. कि पापा ठीक है, आप बोल रहे हो कि गले पे बैठ के मुझे एक स्टोर देखना पड़ेगा, आपको एक स्टोर देखना पड़ेगा, पर अगर हमें 4 स्टोर करने हैं तो हम कैसे करेंगे? पापा से पूछो ना. तो सर इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को ना सॉल्व करते हैं. मैं एक मार्बल का स्टोर चला रहा हूँ, अब मुझे 4 स्टोर्स में एक्सपेंड करना है, तो कैसे करो? व्हाट शुड बी माय स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस? क्योंकि किसी के पास मार्बल की जगह पे हार्डवेयर का स्टोर होगा, किसी के पास शायद पेंट का कोई रीसेलर होगा. तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो सिमिलर है. मेरे पास एक दुकान है, मुझे 4 दुकान में इसको बेचना है. मार्बल में इसलिए ले रहा हूँ ताकि सर ईआरपी सिस्टम्स, इन सब चीज़ों के बारे में जब बात करें तो मार्बल को विजुअलाइज आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो और आपके बिजनेस में इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हो. ओके, सो लेट्स स्टार्ट सर. द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, मेरे पास एक मार्बल का बिजनेस है, मेरे पास एक स्टोर है, ये एक फैमिली बिजनेस है, इसमें से हम कमा रहे हैं कुछ 3 करोड़ रुपए, प्रॉफिट है 1 करोड़ रुपए. मेरे को अभी इसको स्केल करना है 4 स्टोर्स में, जिससे कि मैं सारे स्टोर से प्रॉफिट कमा सकूं बिना मेरे इंटरफेरेंस के. सो चलो, स्टेप 1 इज डन कि आपके पास क्लैरिटी ऑफ विजन है 4 स्टोर करने. सो स्टेप 1 इज विजन क्लैरिटी. स्टेप 2 इज सिस्टम्स क्लैरिटी. ओके, जहां पर वी हैव टू लुक एट द डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस. समझो मार्बल के बिजनेस में प्रोक्योरमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. कि आप मार्बल कहाँ से ला रहे हो? कतर से ला रहे हो, इटली से ला रहे हो, टर्की से ला रहे हो. सोर्स ऑफ प्रोक्योरमेंट लार्जली ये नॉलेज होता है फाउंडर, द बिजनेस ओनर के पास. नाउ फाउंडर रिलेशनशिप्स, this activity in that kind of a business which is very cost sensitive, this can be a role the founder can play. मुझे उससे कोई हेजिटेशन नहीं है, क्योंकि अगर मेरे पापा प्रोक्योरमेंट का काम कर रहे हैं और वो सालों से उनके एस्टैब्लिश रिलेशनशिप है, उनको प्राइस नेगोशिएट करना आता है, एंड द लग्जरी ऑफ द 4 स्टोर्स गिव्स हिम मोर वॉल्यूम्स टू नेगोशिएट अगेंस्ट, तो वो मैं काम पापा को ही रखूंगा. बट इसमें एक सर प्रॉब्लम ये है, मेरे पापा अभी 60 साल के हैं, तो अभी उन्हें तो मुझे रिप्लेस करना ही पड़ेगा 10 years. तो वो सक्सेशन प्लानिंग का एक दूसरा फ्रेमवर्क है, वो मैं बाद में. बट क्या यहाँ पे मैं नहीं आना चाहिए? क्योंकि मैं मान लो बहुत बुरा सेल्समैन हूँ, तो मैं अपने पापा की जगह पे एक ऐसे प्रोफेशनल टीम मेंबर को रखना चाहता हूँ जो पापा के रिलेशनशिप को हैम्पर ना करे, एट द सेम टाइम जाकर नेगोशिएट करके मेरे लिए बेस्ट प्राइस लेकर आए. Can be, but that person will have to shadow papa. But in this kind of a business, I would say कि eventually I would want कि second generation jumps into that role of having those relationships of procurement. क्यों ऐसा? Because you want to have some level of control on the key activity of the business. ये बहुत ही practical scenario दे रहा हूँ. कोई और business आप बोलते तो शायद मैं ये नहीं बोलता. But we are now talking about a commodity business where what you procure at determines how much money you can make. So it's a key activity. तो इसको क्या हम की सेंसिटिव एरिया बोल सकते हैं? Absolutely.
Absolutely. तो प्रोक्योरमेंट यहाँ पे की सेंसिटिव एरिया है. But I will let Papa play for some time. I will also not spend my time on shadowing him. I'll tell you why. क्योंकि मुझे अपना वक्त लगाना है बाकी डिपार्टमेंट्स में टीम और सिस्टम लगाने के लिए. Got it. So someone has to play the role of a builder while Papa continues to be the doer of the critical activity. ब्यूटीफुल. तो ये हो गया मेरा की सेंसिटिव एरिया, जहां पे मैं अपने पापा को पहले करने दूंगा ताकि मैं बाकी सिस्टम्स में फोकस कर सकूं. उसके बाद प्रेफरेबली मैं इसको टेक ओवर करूंगा, क्योंकि लाला बिजनेस के टर्म्स में अगर किसी और को अगर आपने ये करने दे दिया तो शायद वो आपके सारे रिलेशनशिप्स यूज करके अपना खुद का स्टोर खोल लेगा. I would say कि इसमें भी स्टेजेस होंगे कि पापा करेंगे, फिर I will take over, then I will systematize it to a point where मैं इन्वॉल्व नहीं रहूंगा, बट मेरा रिलेशनशिप और प्राइस दोनों पे विजिबिलिटी और कंट्रोल हमेशा रहेगा. बट ये सब कैसे करते हैं? It's a journey. Once I know कि पापा is taking care of the key sensitive area, now I have the autonomy to build the other areas जहां पर पापा ने कभी ध्यान दिया ही नहीं है. जैसे probably पापा ने कभी अकाउंटिंग पे ध्यान दिया ही नहीं है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट पे ध्यान दिया ही नहीं है. अकाउंटिंग पापा की ऐसे होती है कि वो हर साल सीए के पास जाते हैं और सीए पूछता है इस साल कितना दिखाना है, तो वहां से रिवर्स इंजीनियरिंग हो रही है, ना कि कितना हुआ है, राइट? So my then first priority would be inventory management and setting accounting standards in the business. Okay. Why inventory management and accounting standards specifically? Because product business है, माल की वेस्टेज कितनी हो रही है, कौन से टाइप का माल बिक नहीं रहा है, कौन से टाइप का माल बिक रहा है अच्छी तरीके से, ये डेटा और इंसाइट्स बहुत ज़रूरी है. अगर ये डेटा और इंसाइट्स मेरे पास नहीं है, देन आई एम कंटिन्यूइंग टू बी माई पापा, जहाँ पर मैं बोल रहा हूँ अरे हमें पहले से पता चलता है कि क्या बिकेगा. दैट इज नॉट स्टैंडर्ड. तो आपने जो बोला कि हमें तो पता ही है क्या बिकता है, तो अगर कोई फर्स्ट जनरेशन वाला ये देख रहा है तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे सर? एक ही चीज बोलूंगा कि देखिए, आप जहां तक लेके आए हो वो आप अपनी ब्रिलियंस पे लाए हो. अब इससे आगे अगर आपको बढ़ाना है ना, तो यू विल हैव टू शिफ्ट द वे यू प्ले. इट्स लाइक धोनी, कि धोनी ने करियर शुरू किया एज अ वन डाउन विकेट कीपिंग बैट्समैन. उनको खुद आके बैटिंग करके रन स्कोर करने में मजा आता था, बट जैसे ही धोनी कैप्टन बने, विजन था वर्ल्ड कप जीतना. सो ही न्यू कि अगर मुझे वर्ल्ड कप जीतना है, मुझे एक विनिंग टीम बनानी है. मुझे अगर विनिंग टीम बनानी है, मुझे लीड करना पड़ेगा, ना कि बैट्समैन बनना पड़ेगा. अब कुछ लोग ये देख के बोलेंगे मुझे रोहित शर्मा बनना है कि ओपनिंग भी करनी है और कैप्टनसी भी करनी है. अरे भैया, रोहित शर्मा कर पाया क्योंकि धोनी ने उसे एक चैंपियनशिप टीम दी, विराट ने उसे चैंपियनशिप टीम दी. सो यू नीड टू हैव विजन. कि वो कहते हैं ना, व्हाट गॉट यू हियर वॉन्ट गेट यू देयर. कि 20 साल से आपने जो किया, आपके टाइम पे उसका एक इंसेंटिव था. ओके, 10-20 साल पहले प्रॉफिट मार्जिन्स वर क्रेजी, बट आज कंपटीशन इतनी हाई है. You don't make money on cost price plus profit equals selling price. Today you make money from what is customer willing to pay minus how much do I want to make equals in how much I have to produce that good. तो वो शिफ्ट ऑफ थॉट प्रोसेस अगर आप नहीं लाओगे, आप एक डायनासोर बन जाओगे अपनी इंडस्ट्री में. परफेक्ट. तो सर अभी इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम और अकाउंटिंग, इसको कैसे फिक्स किया जा सकता है? You have to use some kind of platform that captures data. एंड आपको उस लेवल के लोग लाने पड़ेंगे who are comfortable using those systems. अब ज्यादातर क्या होता है ना, आप किसी ऐसे मार्बल के दुकान में जाओ, उनके पास पहले तो जो अकाउंटेंट होगा वो उनके गांव से आया हुआ होगा. okay? राजस्थान में कहीं से आया होगा, उसके भी कान में बाली होगी, वो बैठा होगा, वो पर्ची पे काम करता है, वो सिस्टम पे काम नहीं करता है. तो थोड़ा आपको एलिवेट करना पड़ेगा. जाके किसी टैली इंस्टीट्यूट से टैली सर्टिफाइड अकाउंटेंट को तो लेके आइए. एक फाइनेंस मैनेजर लाना पड़ेगा आपको. यहाँ पर यू नीड समबडी हु इज अ डूअर एंड अ मैनेजर. तो डूअर का काम होगा डेटा एंट्री एंड बुक कीपिंग, मैनेजर का काम होगा रिव्यू एंड करेक्शन. एंड इसके अलावा यू विल हैव टू एंगेज योर ऑडिटर कि क्वार्टरली ऑडिट्स चाहिए मुझे. तो साल में एक बार ऑडिट करके कुछ नहीं मिलता, दैट इज पोस्टमार्टम रिपोर्ट. तब पता चलता है क्यों मरे, कैसे मरे, कहाँ मरे. यू नीड क्वार्टरली ऑडिट्स कि गैप एनालिसिस बार बार सवाल पूछे जाए कि भैया ये जो हमारा वाइट कलर का शेड का ऑनिक्स मार्बल थे, ये इतने स्लैब आए थे, इतने बिके हैं, तो इन्वेंट्री में इतने होने चाहिए पर है नहीं. जब आप ये इन्वेस्टिगेट करोगे तब पता चलेगा वो कटिंग वाला तो
पूरा वेस्टेज में चल रहा है. नाउ these 1 degree corrections, इससे जो प्रोफेशनल कल्चर आएगा, that is what will help you expand to 4 stores ना. सर यहाँ पे एक चैलेंज है. हाँ जी, चैलेंज ये है कि ऐसे बिजनेसेस जो होते हैं ना वो यूजुअली कैश में काम करते हैं. बिल्कुल. एंड दैट्स वन रीजन फॉर द पर्ची यस कि वो जैसे आपने बोला सीए पूछता है कि दिखाना क्या है. यस. अभी देखो ना, इसमें देखा जाए तो उनके साइड का आर्ग्यूमेंट क्या है, हम इतना मुश्किल से पैसा कमाते हैं लेकिन 26% हम टैक्स देते हैं. 26% ऑन 3 करोड़ रुपए इज व्हाट 75 लाख रुपीस हम टैक्स दे रहे हैं. 75 लाख रुपीस तो मेरे रहने खाने पीने का पूरा, मैंने अगर ऐश भी किया पूरे साल तो भी मेरा इतना खर्चा होता नहीं है जो कि मैं सरकार को दे रहा हूँ. तो उसको देने के बजाय अगर मैं 75 लाख रुपीस बचा लूं कैश ट्रांजैक्शंस करके, और मान लो मैं सिर्फ 25 लाख का टैक्स भरूं और 50 लाख रुपए बचा लूं, तो मेरा तो फायदा ही फायदा है. वो भी तो बिजनेस ग्रोथ ही है. बट ये बिजनेस ग्रोथ इज रिस्ट्रिक्टेड टू वो 1 स्टोर या 2 स्टोर. क्यों सर? कैश मैनेजमेंट की वजह से बिजनेस के स्केल में क्या प्रॉब्लम आती है? क्योंकि आपके पास डेटा एक्यूरेट नहीं होता है. एंड जहां पर डेटा एक्यूरेसी नहीं है वहां पर मनी मैनेजमेंट इज मनी मिसमैनेजमेंट. इट्स मनी रोटेशन. क्या हो जाएगा सर? मैं 3 लोगों को रखूंगा जिनको मैं बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता हूँ, मेरे 3 स्टोर्स हैं, चौथे स्टोर में तो मैं बैठा हूँ, तो हिसाब किताब तो हो जाएगा. बट वो प्रैक्टिकली होता नहीं है. क्यों सर? द रियलिटी ऑफ दिस इज कि अगर मेरे ही सिस्टम्स में मैंने लूप होल्स क्रिएट किए हैं, वो लूप होल्स मेरे ही टीम मेंबर्स उसी का फायदा उठाएंगे. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर थेफ्ट, ओके, बिकॉज अकाउंटिंग नहीं हो रही है, थेफ्ट ऑफ गुड्स, ओके, वेस्टेज ऑफ गुड्स, इन सब चीजों पे आप कंट्रोल कैसे लाओगे? जैसे सर हेल्प मी विजुअलाइज कि इस केस में मैं 3 लोगों को बिठाया, ट्रस्ट करता हूँ उनको, और मैं 50 लाख रुपए बचा रहा हूँ और इसलिए मैं सबको 5-5 लाख रुपए एक्स्ट्रा सैलरी भी दे रहा हूँ. तो इसमें मेरे लिए नुकसान कहाँ है? द नुकसान ना टुडे ना गणेश, ये घुमाने फिराने का काम में मेरिट बचा नहीं है. बिकॉज द अमाउंट ऑफ प्रूडेंस यू हैव टू कवर अप योर लाइफ इज क्रेजी. कैन यू हेल्प मी अंडरस्टैंड दिस? वन सिंपल रेड आपके पास, ओके, and the department is very very shrewd in its raids. I've had clients who had raids, okay, and I understand from them कि होता क्या है. आपको 3 दिन आइसोलेट करके आपके बेटे को एक कैबिन में, आपको एक कैबिन में, अकाउंटेंट को एक कैबिन में रखा जाता है. आपके मोबाइल फोन, आपके लैपटॉप, सब कुछ, आपके बुक्स, नोटबुक्स सब लिए जाते हैं. हर एक चीज की वेरिफिकेशन होती है. उसमें अगर उनके पास तिनका भी निकले, okay, then the penalties that come with it, okay, वो जो हरासमेंट है इट्स नॉट वर्थ इट. उसमें मेरिट है ही नहीं. इट्स अ वेरी शॉर्ट टर्म थॉट प्रोसेस. जो भी बिजनेस आज की डेट में कच्चा पक्का का गेम खेल रहे हैं ना, वो एक्चुअली बहुत ही शॉर्ट टर्म में खेल रहे हैं. नाउ सम पीपल वो जस्टिफाई करते हैं. जब मैं बोलता हूँ ना कि ये कच्चे का काम में कोई मेरिट बचा नहीं है, वो जस्टिफाई करते हैं कि हम टैक्स भरने के लिए रेडी हैं बट हमारा कस्टमर टैक्स देने के लिए रेडी नहीं. हमारे कस्टमर को वो 18% नहीं देना है. करेक्ट. तो हम क्या करें? और सर 18% देखा जाए 10 लाख पे 18% तो 1.5 लाख रुपए होता है. Now I'll tell you my response to that. Okay? If you are telling me कि आपका कस्टमर वो टैक्स देने के लिए रेडी नहीं है, मैं आपके बिजनेस के बारे में एक डाइसेक्शन दे रहा हूं आपको. The dissection is you are working with the कचरा of your market. किसी भी इंडस्ट्री में you have 4 categories of customers. You have an A category customer, you have a B category customer. These customers are high return customers. मतलब इनका repeat purchase value अच्छा होता है, इनकी payment credibility अच्छी होती है, the volume of business they give you is good. Okay, these are high return customers. So you can say A for amazing and B for breadwinning customers. Okay, कि these are your best customers. C और D category के कस्टमर सबसे खराब कस्टमर होते हैं. ये कस्टमर नहीं है, कष्ट अमर होते हैं. Okay? कौन होते हैं? कष्ट अमर. अच्छा. आपकी जिंदगी में कष्ट हमेशा रहेगा अगर आपके पास सी और डी कैटेगरी है. सी कैटेगरी कस्टमर है कन्वीनियंस कस्टमर, और डी कैटेगरी कस्टमर है डेंजरस कस्टमर. अब ये सी और डी कैटेगरी कस्टमर जो होते हैं ना, दीज आर हाई एफर्ट लो रिटर्न कस्टमर्स. दीज आर लाइक अ फूफाजी एट अ वेडिंग. इनको मनवार करना पड़ेगा. इनफैक्ट हैव यू नोटिस कि बिजनेसेस में एक हिपोक्रेसी होती है. जो अच्छे कस्टमर्स होते हैं उनको उतनी अच्छी सर्विस नहीं मिलती जितनी सर्विस रोने वाले कस्टमर को मिलती. करेक्ट. तो वो सी और डी कैटेगरी वो रोने वाले कस्टमर है जो आखिरी कतरा आपका खून का चूस लेंगे वो. करेक्ट. नाउ व्हाट हैपेंस इज एज अ बिजनेस आई विल गेट स्टक विद सी एंड डी कैटेगरी कस्टमर्स
only and only if I have not branded myself, marketed myself. Because if I brand and market myself, I will attract the A and B category customers. I'll give a very practical example. 2 साल पहले मैंने घर बनाया, मैं गया मार्बल लेने. Now when I went, okay, there were people जो सामने से बोले सर हम कैश में भी ले लेंगे. And there was a couple of brands who said सर हम कैश पेमेंट बिल्कुल नहीं लेते. Now that got me curious कि एक ही इंडस्ट्री में एक बंदा उसकी सेल्स पिच है हम कैश में पेमेंट लेते हैं और 2 लोगों की सेल्स पिच है हम कैश बिल्कुल नहीं लेते. Now obviously मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ी and I asked the 2 guys कि आप ये क्यों बोल रहे हो कि कैश में नहीं लेते, हर कोई तो बोल रहा है कैश में लेंगे. They said simple sir, हम हर एक चीज ऑडिट करवाते हैं, हम हर एक चीज फाइल करते हैं, हम उस झमेले में पड़ना ही नहीं चाहते. Now if you ask me, out of those people I met, who are the biggest ones? The ones who are paying taxes. The ones who are paying taxes, because they are compliant, they have processes, they have systems, there's no hanky panky. इधर ओनर मुझे खुद मिला, इधर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स मिले, इधर मेरा बार्गेनिंग पावर ज्यादा था, इधर मेरा बार्गेनिंग पावर कम था. बट मैंने इधर से खरीदा क्योंकि इधर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, क्वालिटी ऑफ रेंज डिस्प्लेड, वैरायटी वाज मच बेटर. बिकॉज उनका स्केल इतना बड़ा है, उनके पास हर टेस्ट के लिए वैरायटी अवेलेबल है. इनके पास लिमिटेड वैरायटी है बिकॉज स्केल उतना बड़ा है नहीं. और स्केल इसलिए बड़ा नहीं है क्योंकि कैश मैनेजमेंट में बिजी है. क्योंकि ये खुद सब काम करने में बिजी है ना. सर मुझे ना अगेन वेदांत मोदी की बात याद आ गई. उसने मुझे बताया कि उसके पापा जब ये बिजनेस करते थे तो आसपास के जितने भी स्टोर वाले थे ना उनका भी पिच यही था कि अरे आप कच्चा भी ले लो, हम आपको डिस्काउंट दे देंगे, ये वो करके. और तब तो टैक्स ज्यादा भी था. तो उसने जाके पापा से पूछा कि बाबा व्हाई आर वी डूइंग दिस. तो उन्होंने बोला बेटा सच के रास्ते पे चल के जितना स्केल हम अचीव कर सकते हैं ना उतना ये झमेले में पड़ के अचीव नहीं हो पाएगा. और देखो सर आज मान्यवर 30,000 करोड़ पे है और उस गली में शायद जितने भी सारे स्टोर्स थे वो शायद बड़े हो गए होंगे, लेकिन वो शायद 3 फ्लोर तक बना पाए और अंकल ने 30,000 करोड़ की कंपनी बना ली. एंड दैट्स द रियलिटी ना कि गणेश, विजन हैज टू बी सीन, इट कैन नॉट बी शोन. ये आपके डीएनए में है कि आप किस स्केल का गेम कर रहे हो. तो टैक्स बचाना मतलब छोटा पैसा बचाना. एब्सोल्युटली. आई मीन इमेजिन ना आज की डेट में समवन लाइक मान्यवर, if they go to sell even a portion of their company, they can cash out and eat for 7 generations. बट वो कच्चे में धंधा करने वाले को कौन खरीदेगा, क्यों खरीदेगा, कुछ है ही नहीं. और सर अगर चोरी कर लूं तो आप पुलिस से आके क्या बोलोगे. द रियलिटी इज कि देयर इज नो मेरिट. वही मैं बोल रहा हूं कि आपको वो कवर अप करने में जितनी मेहनत लगेगी ना, इट्स नॉट वर्थ इट. You got to look at that tax, that 18%, that 26%, whatever that amount is, as a cost of doing business. Cost of doing business with A category and B category customers. C category or D category who demand that from you, say no to them. The rule with those customers is even if they come to buy, you say no. ब्यूटिफुल, अंडरस्टूड. तो अकाउंटिंग तो क्लियर हो गया सर कि डेटा एंट्री के लिए एक इंसान रखो, ऑडिटर रखो और कैश के झमेले में मत पड़ो. Absolutely. अब आता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट में. इन्वेंट्री मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए. Again, you have to have systems. Again, now most people do physical recording, but आज की डेट में वो करने की जरूरत नहीं है. You have enough softwares. हर इंडस्ट्री में customized softwares मिल रहे हैं. Okay, where you have a proper inventory management system कि जब भी आपके गोडाउन में कुछ भी माल आ रहा है उसकी एंट्री हो रही है, जब भी निकल रहा है उसकी एग्जिट रिकॉर्ड हो रही है. So you know exactly that quantifiable table is available in front of you at the click of a button. ये बहुत ही बेसिक काम है. ये बेसिक काम करने के लिए भी लोग बहुत हिचकिचाते हैं. क्यों सर. और उनकी सबसे बड़ी हिचकिचाहट ये होती है कि मेरे लोग नहीं करेंगे. क्योंकि जिस कैटेगरी के लोगों को आपने रखा है उस कैटेगरी के लोग एक्चुअली आर अ लायबिलिटी नॉट एन असेट टू योर बिजनेस. ये वो लोग हैं जो सोचते नहीं है, जिससे आपको काम करवाना पड़ता है. आई मीन थिंक अबाउट इट. ओके, मोस्ट बिजनेस ओनर्स इस लेवल के, उनकी सबसे बड़ी हेजिटेशन होती है कि मैं हायर भी क्यों करूं, डेलीगेट भी क्यों करूं, मैं खुद ही कर लूंगा. करेक्ट. एंड द रीजन फॉर दैट इज दे हैव हायर्ड अनएम्प्लॉयबल पीपल इन द पास्ट. नॉट अनएम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयबल. हमारे देश में एक ऐसा पॉपुलेशन सेट है जिसको आप काम दे ही नहीं सकते, जो कि बहुत बड़ा है. बहुत ही बड़ा है.
ओके अब आप उनको अगर काम पे रख रहे हो, आप अपना काम बढ़ा रहे हो। और आप उनको काम पे क्यों रख रहे हो? क्योंकि वो आ रहे हैं 12,000, 15,000, 18,000, 20,000 सैलरी में। करेक्ट। खुद सोचो ना कि आज की डेट में 20,000 में कौन घर चलाएगा? 20,000 वाला सेल्स वाला कितना सेल लाएगा? वो सेल लाइफ में नहीं लाएगा। वो ज्यादा से ज्यादा आपके लिए सेल्स मीटिंग सेट करके आपको भेजेगा कि सर बड़ी मीटिंग है, आप जाइए, और फिर आपके लिए तालियां बजाएगा। तो वी हैव टू बी क्लियर कि मेरा आउटकम क्या है। मेरा आउटकम यह है कि मैं ऐसे लोगों को रखूं ताकि मुझे उसमें अपना सर खपाने की जरूरत नहीं है। अब ऐसे लोग कम एट अ प्राइस एंड दैट्स एन इन्वेस्टमेंट, इट्स नॉट एन एक्सपेंस। बट अगर आपकी सोच ही ऐसी है कि अच्छे लोगों को हायर करने से खर्चा बढ़ेगा, फिर यू आर नॉट सीइंग कि अच्छे लोगों को हायर करने से जो मेरा काम घटेगा, जिसकी वजह से मुझे जो करना चाहिए वो मैं कर पाऊंगा, विच इज द ग्रोथ गेम, देन यू आर अगेन बीइंग शॉर्ट साइटेड, राइट? सो द अडॉप्शन ऑफ सिस्टम्स happens when you bring the right capability of people, कि एक लेवल ऑफ एजुकेशनल बैकग्राउंड से हो, एक लेवल ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस से आए लोग, ताकि यू डोंट हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, यू डोंट हैव टू डू हृदय परिवर्तन फॉर देम। ओके, अगर आपका वक्त जा रहा है अपने टीम मेंबर्स के साथ नेगोशिएट करने में, उनका काम उनको करवाने के लिए यू आर स्पेंडिंग टाइम इन नेगोशिएशन, देन यू लॉस्ट द बैटल। ओके, देन यू हायर्ड द जंक ऑफ द मार्केट। तो सर अब मैं आपसे पूछूंगा $1 मिलियन क्वेश्चन। बिल्कुल। अच्छे लोग कैसे ढूंढते हैं? कम टू राजीव तनेजा's बिजनेस स्पेस। अच्छे लोग फर्स्ट स्टेप, और ये सोच ज्यादातर छोटे बिजनेस में नहीं होती। देखो, हम कस्टमर को लाने के लिए मार्केटिंग के बारे में सोचते हैं, टीम मेंबर्स को हायर करने के लिए भी मार्केटिंग की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा बिजनेस ओनर्स क्या करते हैं इस लेवल के, जब उनको लोगों की जरूरत होती है, वो या तो 1-2 रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट को फोन करते हैं, बोलते हैं कि भाई हमको सेल्स वाला चाहिए, हमको स्टोर मैनेजर चाहिए, हमको अकाउंटेंट चाहिए। या वो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में एक मैसेज डालते हैं, गाइस कोई हो तो भेज देना, और फैमिली फ्रेंड्स उसको भेजेंगे जिसको कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही है। करेक्ट। और फिर ये रख भी लेंगे क्योंकि रेफरेंस के थ्रू आया है। फिर रियलाइज करेंगे कि ये लायबिलिटी है, इसको खाना भी खिलाना है, पगार भी देनी है, और इसका काम भी मुझे करना है। ओके, सो दैट इज अ नो नो। ओके, यू हैव टू प्रोएक्टिवली मार्केट योर जॉब ओपनिंग्स। और आज की डेट में बहुत ऑप्शंस है। फर्स्ट, एक ही रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट या 2 रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट पर भरोसा मत कीजिए, बिकॉज रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट्स ऑल्सो आर स्मॉल बिजनेसेस इन फायर फाइटिंग। वो एजेंसी का ओनर आपको बोलेगा हाँ 3 दिन में हम लाइन अप कर लेंगे कैंडिडेट्स, फिर 3 हफ्ते तक आपका फोन नहीं उठाएगा। क्यों? क्योंकि वो वापस जब ऑफिस जाता है और अपने ऑपरेशंस टीम को वो प्रोफाइल देता है कि भाई ये मार्बल वाला बिजनेस है, उनको स्टोर मैनेजर चाहिए, उनकी टीम क्या करती है, ट्रेडिशनल जॉब पोर्टल्स पे जाएगी, प्रोफाइल ढूंढेगी, थोड़ा लिंक्डइन पे ढूंढेगी। अगर रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है, उनके ऊपर भी टारगेट है, उनके तलवार लटकी है कि महीने का खर्चा निकालना है। विल दे कंटिन्यू टू पुट वर्क ऑन दिस प्रोफाइल जहां पर आसानी से लोग नहीं मिल रहे हैं? दे विल नॉट, प्रैक्टिकली दे विल नॉट। विल दे कम एंड टेल यू कि हमने आपके प्रोफाइल पे काम नहीं किया? नहीं बोलेंगे। वो बोलेंगे नहीं आपका मार्बल का दुकान बहुत दूर है तो कोई वहां ज्वाइन नहीं करना चाहता, आपकी वेबसाइट चल नहीं रही थी तो कैंडिडेट पीछे हट गया, आपका ऑफिस उस लोकेलिटी में है तो बोल रहे थे कि वो लोकेलिटी सेफ नहीं है ना। वो आपकी सच्चाई बन जाती है। अरे भाई, वी हैव एन अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम। आप किसी भी कॉलेज में घुसो और प्लेसमेंट ऑफिसर को बोलो कि मेरे पास जॉब ओपनिंग है, एक जॉब ओपनिंग के लिए भी वो पूजा की थाली लेके आएगा आपका वेलकम करने के लिए। बट एज अ बिजनेस ओनर, इस लेवल के फैमिली बिजनेस ओनर को डर लगता है हम कॉलेज कैसे जाएं। क्यों? उनको इंटिमिडेट होता है कि हम डेलॉयट और केपीएमजी और ईएनवाई नहीं है कि हम किसी अच्छे कॉलेज से जाके प्लेसमेंट ड्राइव करें। देयर इज एन इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। ओके, तो फर्स्टली यू हैव टू बी क्लियर कि अगर मेरा विजन है टू बिल्ड अ लेगेसी ड्रिवन बिजनेस, तो मैं जिसको भी हायर कर रहा हूं, आई एम एक्चुअली नॉट गिविंग देम अ जॉब, आई एम गिविंग देम अ करियर अपॉर्चुनिटी। ओके, इनफैक्ट मुझे वो कन्विक्शन होनी चाहिए कि मैं कैंडिडेट के साथ आमने सामने बैठ के बोलूं कि भाई यू वांट अ जॉब, बड़ी कंपनी ज्वाइन करो, यू वांट अ करियर, हमें ज्वाइन करो, यू वांट 2% सैलरी इंक्रीमेंट, बड़ी कंपनी ज्वाइन करो, यू वांट 10-15% सैलरी इंक्रीमेंट, हमें ज्वाइन करो, यू वांट क्लरिकल वर्क, बड़ी कंपनी ज्वाइन करो,
यू वांट करियर ग्रोथ, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें ज्वाइन करो। वो कन्विक्शन है ही नहीं। बट अगर आप ये कन्विक्शन दिखाओगे, then talented people today are more attracted towards smaller businesses which can give them a great career than a larger business where they are a clerk in the name of an analyst, right? So this conviction of marketing your job opportunity through multiple recruitment consultants, through going to campuses, through social media campaigns, आज की डेट में यार 3-4 हजार रुपए खर्च करके मेटा एड चलाओ जॉब ओपनिंग का, कम से कम 200-300 प्रोफाइल आती है। चलो उसमें क्वालिटी नहीं होगी, क्वांटिटी होगी, बट दिस स्टेज इज फॉर क्वांटिटी। क्वालिटी की स्क्रीनिंग हम बाद में करेंगे ना। बट सर यहाँ पे ब्रांडिंग तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना, क्योंकि सर अगर आज जेंजी के दिमाग में ऐसा परसेप्शन है, अगर मैं थिंक स्कूल के लिए जॉब ओपनिंग डाल दूं तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे, और थिंक स्कूल छोटी कंपनी। लेकिन अगर कोई डाल दे कि पाटिल एंड सन्स ढूंढ रहा है एक प्रोजेक्ट मैनेजर, और पाटिल एंड सन्स के पास होगा 300 करोड़ का कंपनी, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो मान लो पुणे में है, 300 करोड़ की कंपनी है, लेकिन नाम ना पाटिल एंड सन्स है, तो ना ये ना मुझे एस्पिरेशनल नाम लग नहीं रहा। तो जेंजी बोलेगा कि अरे यहाँ पे क्यों ज्वाइन करूं, मैं थिंक स्कूल ज्वाइन करूं क्योंकि कूल है। यस। तो इस प्रॉब्लम को कैसे ओवरकम करते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द फैमिली बिजनेसेस जो ना वो ऐसे ही होते हैं, पाटिल एंड सन्स, शर्मा जी एंड सन्स, गुप्ता जी ट्रेडर्स। एंड यू डोंट हैव टू चेंज द नेम फॉर द सेक ऑफ अट्रैक्टिंग टैलेंट। अगर आपको चाहिए रीब्रांडिंग के लिए करना है करो, बट आई एम सेइंग दैट्स नॉट योर प्राइमरी फोकस। द प्राइमरी फोकस इज, आर यू मार्केटिंग द प्रोफाइल, आर यू क्रिएटिंग दैट अवेयरनेस की अपॉर्चुनिटी क्या है। आई अग्री, जेंजी सुनेगा पाटिल एंड सन्स, बोलेगा क्या है पाटिल एंड सन्स, थिंक स्कूल साउंड सेक्सियर। बट अगर जेंजी ये भी सुनेगा कि भाई मुझे रोल मिल रहा है ऑफ से अ प्रोक्योरमेंट ऑफिसर, जहां पर आई एम गोइंग टू बी हैंडलिंग प्रोक्योरमेंट वर्थ 200 करोड़ एवरी ईयर, ओके, उसमें जो लर्निंग मिलेगी, मैं डायरेक्ट फाउंडर को रिपोर्ट करूंगा, मुझे इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा, वेयर आई हैव टू ट्रैवल टू ऑल दीज कंट्रीज जहां से मुझे मार्बल प्रोक्योर करना पड़ेगा, एंड दे आर लुकिंग एट मी एज अ लॉन्ग टर्म एसेट कि दे वांट मी टू हेड दिस डिपार्टमेंट, बिल्ड दिस डिपार्टमेंट, स्ट्रीमलाइन दिस डिपार्टमेंट, तो मुझे जो लर्निंग एक्सपोजर मिलेगा। नाउ दिस इज नॉट मार्केटेड। बट हाउ डू यू मार्केट दिस, क्योंकि सर आफ्टर ऑल लिंक्डइन पे आप जेडी डाल सकते हो, यूट्यूब पे आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो डाल सकते हो। That is good enough. Most of these businesses don't even do that. Most of these businesses send a message to their friends. कोई हो तो भेज देना, मुझे प्रोक्योरमेंट देखने वाला चाहिए। ये इनका जॉब डिस्क्रिप्शन होता है। This description in word or video is so exciting. So you're telling me that they can simply shoot an Instagram video Yes. and run ads on it, Absolutely. and they can get great quality entries. They can get great quantity entries. They can get great quantity entries, okay? Because the bigger challenge for a smaller business when they have a job opening is, इनके पास नौकरी 6-6 महीने तक खुली पड़ी है, एक इंसान नहीं आया अंदर। तो कोई भी मिले, कोई भी आ जाए, फिर बोलते हैं हाँ एटलीस्ट आया ना, कमिटेड है, इसको सिखा देंगे, एंड दे एंड अप हायरिंग अनएम्प्लॉयबल पीपल। तो क्वांटिटी अगर मिल गया तो उसमें से देन फिल्ट्रेशन, शायद 1-2 मिल जाए। देन फिल्ट्रेशन। सर आज की डेट में आपको लगता है वेबसाइट बहुत इंपॉर्टेंट है? आई थिंक इट्स अ बेसिक एसेट। लाइक आई टेल यू, मतलब आई ऑलवेज से दिस कि बिजनेस ओनर्स को मैं ये हमेशा बोलता हूँ कि हाउ सीरियस आर यू अबाउट योर बिजनेस, उसकी डेमोन्स्ट्रेशन इज सीन इन 2 सिंपल थिंग्स। आपकी वेबसाइट चल रही है या नहीं चल रही है, और दूसरा आपका ईमेल आईडी क्या है। अगर आज भी आप readifmail.com या hotmail.com की ईमेल आईडी यूज करो, सबीर भाटिया नहीं यूज करता हॉटमेल, ये अभी भी यूज कर रहे हैं, वो 1200 रुपए जी सूट के बचाने के लिए आप ये नहीं कर रहे हो ना, दैट शोज हाउ सीरियस यू आर अबाउट योर बिजनेस। सो आई फील लाइक दीज आर बेसिक फंडामेंटल्स, हाइजीन चेक्स। तो सर अगर कोई फैमिली बिजनेस है जिनका इतना विजिबिलिटी नहीं है, तो उन्होंने एस्पिरेशनल ब्रांडिंग इस तरीके से कैसे करना चाहिए जिससे कि टैलेंट अट्रैक्ट हो सके? क्योंकि सर मैं आपको एक चीज बता दूं, हमने ना एशियन पेंट्स पे केस स्टडी किया था। एशियन पेंट्स तो सबको पता है, बट मुझे कुछ बहुत ही प्रेस्टिजियस कॉलेजेस से कुछ बच्चों ने लिंक्डइन मैसेज भेजा, हमने आपकी वजह से एशियन पेंट्स ज्वाइन करा। तो मैंने पूछा मेरी वजह से एशियन पेंट्स ज्वाइन करा? सर ट्रस्ट मी, दे सेड दिस एंड दैट कुड बी बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस। उन्होंने बोला कि हमको लगा कि पेंट कंपनी कितनी ही कूल होगी, बट जब हमने एशियन पेंट्स का स्टोरी बताया तो उन्हें लगा कि वाह, ये तो
It is one of the greatest companies in the history of India. We must join this company. So they started to take pride in the exact same company that they were otherwise ignoring as just another paint company. Power of storytelling. We made a case to Asian Paints. But the thing is, how can an unknown business, let's say Sharma Ji and Sons, who sell sweets, market themselves in such a way, brand themselves in such a way that good talent from maybe ISB or IM would be willing to join the business? एक्चुअली ना इन बिजनेसेस को मार्केट करना बहुत आसान है Okay. क्योंकि इन बिजनेसेस की रॉ स्टोरी इतनी इंस्पायरिंग होती है Okay. एंड दे डोंट सी मेरिट इन दैट रॉ स्टोरी. कैसे सर? अरे इट्स अ वेरी सिंपल थिंग. वो जो स्वीट का दुकान चला रहा है और उसने आज 10 स्वीट के दुकान बना लिए हैं, ओके, ही मस्ट बी अ स्कूल ड्रॉप आउट. वो हलवाई का बेटा होगा जब उसने शुरू किया. बट फ्रॉम देयर टू बिल्ड 10 स्टोर्स और 20 स्टोर्स, फ्रॉम देयर टू वर्क ऑन पैकेजिंग, ओके, जहां पर इट बिकम्स द ऑफिशियल गिफ्टिंग प्रोडक्ट ड्यूरिंग द फेस्टिव सीजन. That story is inspiring, na? See, I'll tell you the only difference between the startup ecosystem and the MSME ecosystem is that the startup ecosystem is amazing at storytelling, even if there is very little substance. The MSME ecosystem is pathetic at storytelling and probably with greater substance. They drive the entire country today. 30% of your GDP comes from MSMEs. Now the thing is, ये MSMEs को भी confidence नहीं है खुद पे. That's the problem. बट सर अगर मैं कोई रबर का B2B सप्लायर हूँ, मैं कैसे ट्रैक करूँ ISB के टैलेंट को? By telling them the reality कि भाई you admire XYZ startup. Do you know XYZ startup which is VC invested, उसमें फाउंडर की सैलरी 2 लाख रुपए है. यहाँ पर मेरे रबर के फैक्ट्री में सुपरवाइजर की सैलरी 2.5 लाख रुपए है. तो आपको जाके पिच तो करना पड़ेगा. You have to pitch yourself. तो वहां पे ह्यूमिलिटी होनी चाहिए. Absolutely. आप होंगे 30-40 करोड़ की कंपनी, लेकिन आपको टैलेंट चाहिए तो आपको You जाके have to पिच करना. attract it, ना. खुद कोई चल के आने वाला है नहीं. So you have to attract it. Got it. Does logo and all of it matter? It can amplify. See, the reason गणेश मैं इन चीजों को इतना वेटेज नहीं देता ना, क्योंकि मैंने इन रियलिटी देखा है कि people with no logo, no website have gone out there and built massive businesses and they don't give a damn. Okay? So it works. Okay? Good work works. Can all this add value to that good work? Yes. Should one take care of it if they have the awareness? Yes. But not just take care of this. हाँ, सिर्फ ये this you can't spend 3 months on कि I'm trying to get the right logo. नहीं, not worth it. ब्यूटीफुल. अब वापस आते हैं सर स्टोर के प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे. प्रोक्योरिंग पापा संभाल रहे हैं. इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए मैंने ओडू इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर लगा दिया. अकाउंटिंग के लिए मैंने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर लगा दिया. ओडू अकाउंटिंग यूज कर दिया. ऑडिटर को डाल दिया. कैश मैनेजमेंट मैंने बिल्कुल राजीव तलेजा का पेस प्रोग्राम अटेंड किया. राजीव तलरेजा का पीस प्रोग्राम अटेंड किया. I'm loving this. कैश का मैंने सारा झमेला छोड़ दिया और मैंने एक्टिवली जाके अपने वेबसाइट को फिक्स करा और मैंने इंस्टाग्राम पोस्ट डाल के उसको बूस्ट करके लोगों को हायर करने की कोशिश करी. और मैं कॉलेजेस में जाके अपने कंपनी के बारे में बताता हूँ, जिससे कि मैं उनको ये बोलूँ कि अगर आप जेन्युइनली एक करियर बनाना चाहते हो, इस बिजनेस को आप 10x ग्रो कर सकते हो, एंड आई विल गिव यू अ ग्रेट स्टोरी. कम एंड जॉइन अस एंड वी विल गिव यू करियर वर्थ टेलिंग अ स्टोरी अबाउट. ये हमने कर दिया. कॉलेजेस के अलावा जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन से लोग फायर हो रहे हैं, जिनके पास वो एक बेसिक ऑपरेशनल एक्सीलेंस ऑलरेडी एम्बेडेड है, ऐसे लोगों को जाके एडुकेट करना कि भाई हमारा ऑफिस किसी ग्लास बिल्डिंग या टेक पार्क में नहीं है, बट वी हैव रियल वर्क फॉर रियल पीपल लाइक यू. ओके, वेयर लॉयल्टी इज रिवॉर्डेड, ओके, वेयर लॉन्जिविटी इज रिवॉर्डेड, यू कैन इवन अट्रैक्ट दैट टैलेंट. गॉट इट. ब्यूटीफुल. तो सर अब आते हैं स्टोर पे. इन्वेंट्री मैनेजमेंट फिक्स्ड, अकाउंटिंग फिक्स्ड, प्रोक्योरमेंट फिक्स्ड. क्या मैंने स्टोर को भी इस तरीके से मॉडिफाई करके फिक्स करना चाहिए जिससे कि चारों स्टोर्स सेम दिखे, ब्रांडिंग हो स्टोर में? स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ द कस्टमर. ओके, क्या होता है सर ये? मुझे फ्रॉम द टाइम अ कस्टमर डिस्कवर्स अस, पहले तो सारे डिस्कवरी पॉइंट्स मैप करने पड़ेंगे कि कस्टमर हमारे पास कहाँ कहाँ से आ सकता है. आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिजाइनर्स के थ्रू आ सकता है. अगर हमारी स्टोर की लोकेशन अच्छी हो और वहाँ पर ट्रैफिक फ्लो है तो वॉक इन आ सकता है. सर्च इंजन्स से ढूंढ के आ सकता है. सो उस डिस्कवरी पॉइंट से
जब कोई मेरे स्टोर या गोडाउन में आ रहा है, लार्जली ये मार्बल कंपनीज के बड़े बड़े शोकेसिंग गोडाउन्स होते हैं कि गोडाउन में ही शोकेसिंग हो रही है, राइट? सो जब ये आ रहे हैं, इनका एक्सपीरियंस क्या है? एवरी टच पॉइंट हैज टू बी मैप्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ पार्किंग जगह है या नहीं है, अगर नहीं है तो वैले वाला है नहीं है, बिकॉज मार्बल इज अ हाई वैल्यू प्रोडक्ट. कस्टमर कमिंग इन टू बाय अ हाई वैल्यू प्रोडक्ट खुद जाके कहीं गली में पार्किंग ढूंढ के आने में उसको बहुत दिक्कत होती है. देन ही विल रादर गो टू समबडी हुज ऑन द वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे कि यहाँ पर पार्किंग मिल जाएगी, यहाँ चले जाते हैं, राइट? सो एवरी टच पॉइंट हैज टू बी मैप्ड. ओके, कि फ्रॉम द पार्किंग टू द एंट्री होते ही who's meeting them, who's greeting them, what data is that entry person capturing to direct the customer to the right person. Which means you also need a very smart receptionist. Absolutely, you need a receptionist जो आपका रिक्वायरमेंट समझ रही है कि आप घर के लिए मार्बल खरीदने आ रहे हो या कमर्शियल स्पेस के लिए मार्बल, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है. ओके, जस्ट बेसिक क्वेश्चंस कि अगर घर है तो कौन सा अपार्टमेंट है या कौन सा विला प्रोजेक्ट है. सो यू मैप कि ये प्रीमियम कैटेगरी है या मिड सेगमेंट है या लो सेगमेंट है. ये प्रोफाइलिंग इंटेलिजेंस हैज टू हैपन राइट फ्रॉम द फर्स्ट टच पॉइंट. ओके, उसके हिसाब से टू कॉल द राइट सेल्स एग्जीक्यूटिव कि कोई 8,000 स्क्वायर फीट का विला के लिए मार्बल खरीदने आया है, सो आई शुड गिव हिम वन ऑफ माई बेस्ट एंड फाइनेस्ट. कोई 1,500 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट के लिए आया है तो आई कैन गिव हिम माई मिड लेवल सेल्स एग्जीक्यूटिव एज वेल, बिकॉज द टिकट साइज, द एक्सपीरियंस, द परचेसिंग पावर, वो सब इंडिकेटर्स मुझे कलेक्ट करने पड़ेंगे ना. नाउ ये पूरा प्रोसेस हैज टू बी मैप्ड विद द टीम. दिस कैन बी मेड अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम थ्रू रोल प्लेस विद द टीम एज वेल. कि आप अपने टीम मेंबर से रोल प्ले करवा कि यू बी द कस्टमर, ओके, एंड लेट अस सी व्हाट ऑल डेटा पॉइंट्स वी हैव टू बिल्ड. सो प्रोसेस बिल्डिंग इज नॉट ऑलवेज बोरिंग, इट कैन बी made entertaining. Okay, so you map that entire process. In these kind of stores, if you ever go marble shopping and if you go to a good store, आपको पानी पिलाएंगे, चाय पिलाएंगे, मीठा खिलाएंगे, सैंडविच मंगवाएंगे. They have all that access and resources ready. They want to increase the time you're spending with them. Okay, you will also notice, and I've done this intentionally for a couple of my clients who are in the same business, कि आते ही हम पूछते हैं कि चाय या कॉफी, बट पहले देते हैं हम पानी की बोतल, और चाय और कॉफी हम डीले करते हैं. और चाय और कॉफी तब आएगी जब ही इज एक्चुअली रन आउट ऑफ सीइंग एंड ही वांट्स टू लीव. दैट्स व्हेन द टी विल कम, सो दैट द सेल्स पर्सन गेट्स मोर टाइम फॉर रिलेशनशिप बिल्डिंग. हर एक चीज इंजीनियर होनी चाहिए. सो बिल्डिंग दैट काइंड ऑफ अ कस्टमर जर्नी. मैं ऐसे सेल्स एक्सपीरियंस नहीं कहता, मैं ऐसे कस्टमर बाइंग एक्सपीरियंस कहता हूं, क्योंकि इसकी डिजाइन होनी चाहिए कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से. सो नाउ व्हेन आई बिल्ड दिस काइंड ऑफ अ कस्टमर बाइंग एक्सपीरियंस, जहां पर आई कैन डिफाइन फॉर माई टीम कि एक बेसिक लेवल एक्सपीरियंस क्या होगा, एक एक्सपेक्टेड लेवल एक्सपीरियंस क्या होगा, एक डिजायर्ड लेवल एक्सपीरियंस क्या होगा. आई कैन डिफाइन इट फॉर माई टीम कि बेसिक लेवल एक्सपीरियंस ये है कि कोई कस्टमर अंदर आया है और हम में से किसी ने उससे बात नहीं की, वो ढूंढ रहा है किससे बात करो. एक्सपेक्टेड लेवल एक्सपीरियंस है कि जैसे हम अंदर आ रहे हैं, 1% ग्रीट्स द कस्टमर, मीट्स द कस्टमर. डिजायर्ड लेवल एक्सपीरियंस है कि जैसे ही आ रहे हैं, कस्टमर को जो वेलकम कर रहा है वेरी प्रेजेंटेबल हो, कॉन्फिडेंट हो, कस्टमर को एक वार्म फीलिंग दे, कस्टमर से सही सवाल पूछे ताकि कस्टमर नोस दिस गाइज मीन बिजनेस. Anything can be done at basic, expected and desired level, no? Yeah. So that benchmarking of all activities that are customer facing, and that is another big mistake. हमारे फैमिली बिजनेस में क्या होता है ना, सब सोचने का काम एक इंसान करता है. जब सब सोचने का काम एक इंसान करता है तो वो काम एग्जीक्यूट कोई नहीं करता है. बट इफ यू मेक पीपल थिंक, आप अपने रिसेप्शनिस्ट से पूछ रहे हो कि तुम बताओ क्या 2-3 चीजें हम कर सकते हैं ताकि कस्टमर यहां पर मुस्कुराए, देन द रिसेप्शनिस्ट इज थिंकिंग, और उनको लगा कि उनका आइडिया है. एब्सोल्युटली. जो पानी देने आ रहा है तुम उससे पूछो, तुम बताओ, जब कस्टमर तुमसे पानी ले रहा है तो उससे थैंक यू कैसे निकलवाए हम मुंह से. तो वो सोचेगा कि जब मैं पानी लाऊं, मैं बोतल थोड़ी खोल के लाऊं ताकि कस्टमर स्ट्रगल ना करे. मैं जब पानी लाऊं एक टिश्यू पेपर के साथ दूं, अपने गीले हाथ के साथ नहीं दूं.
Simple things make a big difference. Okay, और ये mapping, when you standardize it across 4 stores, 5 stores, 6 stores, that's when you become a brand. एक माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज बिजनेस को ब्रांड बनाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है. कोको कोला हैड टू स्पेंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स बिकॉज पेप्सी वाज स्पेंडिंग. ओके, बट माइक्रो बिजनेसेस में आपका कॉम्पिटिटर ये चीजें सोच भी नहीं रहा है. सो इट्स इजियर टू स्टैंड आउट. गॉट इट. तो आप सर यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसे चेंज होगा? क्योंकि अगर मैं एक स्टोर से 4 स्टोर में जाता हूँ तो मुझे कुछ फाउंडेशनल स्ट्रक्चर भी बनाना पड़ेगा. तो उस फाउंडेशनल स्ट्रक्चर को अप्रोच कैसे करते हैं? तो उस फाउंडेशनल स्ट्रक्चर को 2 पार्ट्स में अप्रोच करते हैं. ओके, एक पार्ट होगा सेंट्रलाइज्ड फंक्शंस और दूसरा पार्ट होगा ब्रांच लेवल फंक्शंस. तो थोड़ी चीजें सेंट्रलाइज हो सकती हैं, जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग. मेरे 4 स्टोर की सोशल मीडिया मार्केटिंग सेंट्रलाइज हो सकती है. ओके, जैसे नेटवर्किंग, मेरे 4 स्टोर्स के लिए जो आर्किटेक्ट्स इंटीरियर डिजाइनर्स के साथ नेटवर्किंग होनी है वो सेंट्रलाइज हो सकती है. ओके, जैसे बिजनेस डेवलपमेंट, अगर आई एम हैविंग अ फील्ड सेल्स टीम, they can navigate the customer to the closest retail store, the most convenient retail store, right? जैसे अकाउंटिंग, एक लेवल ऑफ सेंट्रलाइज अकाउंटिंग होगी और एक लेवल ऑफ स्टोर लेवल अकाउंटिंग होगी. तो मुझे अपना स्ट्रक्चर सेंट्रलाइज्ड और स्टोर लेवल पे मैप करना पड़ेगा कि क्या कॉमन शेयर्ड सर्विसेज है और क्या एक्सक्लूसिव सर्विसेज होनी चाहिए फॉर ईच स्टोर. एंड उसके लिए I need to have the right people. Now, when it comes to people, किसी भी रोल में 3 लेवल के लोग होते हैं. डूअर लेवल, जो आपका काम करेगा. मैनेजर लेवल, जो डूअर के लिए प्लानिंग करेगा, डूअर को सिखाएगा, डूअर को समझाएगा और डूअर को संभालेगा. ओके, तीसरा लेवल आता है क्रिएटर लेवल, जो विजन, गोल और स्ट्रैटेजी के बारे में सोचेगा. तो उसको स्ट्रैटेजी लेवल बोल सकते हैं सर? हाँ, you can call it strategy level as well. In my case, as a family business, I don't have to have strategy level everywhere. It could be me, my father or my mother or my uncle or my aunt, and 1 or 2 professional senior level outsiders. Okay? If I need that many people. But then we have to be clear कि हम स्ट्रैटेजी लेवल के लोग हैं. और ये बाइफर्केशन में इसलिए देख रहा हूं क्योंकि जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं आज, सम ऑफ देम विल रियलाइज कि व्हाइल दे आर सपोज्ड टू बी स्ट्रैटेजी, दे आर बिजी बीइंग डूअर, विच इज वेस्टेड पोटेंशियल. और ये एक झूठ है कि आप खुद को बोलते हो कि मैं स्ट्रैटेजी भी कर लूंगा, मैनेज भी कर लूंगा, डूइंग भी कर लूंगा. मल्टीटास्किंग जरूरी है. आई एम अ बिग बिलीवर ऑफ मल्टीटास्किंग, बट मल्टीटास्किंग के थोड़े रूल्स हैं. और उसमें रूल नंबर 1 ये है कि डूअर एंड मैनेजर कैन नॉट बी द सेम पर्सन. क्योंकि सेल्फ अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज एग्जिस्ट होती नहीं है. इट्स अ मिथ, इट्स अ लाई. आप जैसे पॉडकास्ट करते हो, आई एम श्योर यू हैव समवन ऑन द टीम हु कीप्स अ टारगेट कि गणेश हमें इस महीने में इतने पॉडकास्ट करने ही हैं, राइट? अगर आपके ऊपर ही होता कि यू ओनली हैव टू डिसाइड हाउ मेनी पॉडकास्ट, यू ओनली हैव टू अरेंज फॉर द पीपल टू कम फॉर द पॉडकास्ट एंड यू हैव टू डू द पॉडकास्ट, देन उस गोल्स के साथ आपके पास एक्सक्यूजेस भी बहुत ही वैलिड रेडी होंगे कि मेरे पास तो बहुत काम है. हाँ, ये काम है, वो काम है, इस महीने इवेंट्स ज्यादा थे तो पॉडकास्ट कम हो गए, दोस्त की शादी हो रही थी तो पॉडकास्ट कम हो गए. बट इफ यू हैव अ मैनेजर, no, you may be the owner of the company, you're playing the strategy role, and in certain activities you can be the doer. So you can do strategy and doing. You can do strategy and managing in certain activities. You can't do managing and doing. That is a lie. Because efficiency will drop. क्योंकि accountability नहीं है वहाँ पर. Understood. So doer level, manager level और strategy level. Yes. Now ये role mapping होगी. अब इस role mapping में then I have to fit myself and my family members. And wherever there is a gap, we have to bring in people for that level. तो समझो अगर हमारे लिए फाइनेंस बहुत ही क्रूशियल है और मेरा वक्त जा रहा है मार्केटिंग और सेल्स में, रिलेशनशिप बिल्डिंग में, बिजनेस एक्सपेंशन के लिए विद आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर डिजाइनर्स, पापा का टाइम जा रहा है प्रोक्योरमेंट में, बट फाइनेंस इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट.
So then we have to be okay with bringing a finance head. Are you getting what I'm saying? Yeah. Then we can't say कि नहीं फाइनेंस में ना हम सिर्फ डूअर रखेंगे जो हमें रिपोर्ट कर देगा, बट वो रिपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, आपका फॉलो थ्रू ही नहीं है उस एक्टिविटी पे, क्योंकि यू आर टू बिजी और आप फॉलो थ्रू नहीं कर रहे हो, फिर गाली आप उसको दे रहे हो कि तू टाइम पे काम नहीं कर रहा. मेरे केस में एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम सर, और वो भी अकाउंटिंग में ही है. Because you are trying for a doer to lead himself or herself. That's a lie. If a doer could lead himself or herself, they would be managing somewhere else. सर क्योंकि ये मैं बोलता हूँ नेचुरल इंक्लिनेशन क्यों है, ये इसलिए है क्योंकि हम डूअर्स को ही इवेंचुअली मैनेजर्स बनाते हैं, जो कि बहुत अच्छे मैनेजर्स बनते हैं. लेकिन प्रॉब्लम विद जस्ट डूइंग इज दैट हमें एक्सपेक्टेशन नहीं होता है कि वो इवेंचुअली तो ग्रेजुएट हो ही जाएगा मैनेजर लेवल पे. Yeah, and as a young business now, that's a very fair approach to take. But there will come a time and a scale जहाँ पर you can't wait for people to get elevated. So you directly have to attach people at the top. But सर वहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि मान लो मेरे पास 10 डूअर्स हैं, ठीक है, और मैंने अगर बाहर से किसी आदमी को ला दिया मैनेजमेंट लेवल पे, तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जाता है कि डूअर्स को ना एक रिलक्टेंस आ जाता है, जिसकी वजह से ना वो बोलते हैं मैनेजर को कि तुझे क्या ही पता है, ठीक है. तो वहां पे मैनेजर को लगता है कि यार जिनको मैं लीड करना चाहता हूँ वो तो मेरे पे ट्रस्ट ही नहीं करते हैं, तो उस टाइम पे क्या करें? So I'll give you an example. ठीक है, मेरी जो like in my case today हमारी 220 लोगों की टीम है, 220 टीम मेंबर्स. इन 220 लोगों को लीड करने के लिए मैं और मेरे बिजनेस पार्टनर करण दोनों हैं, एंड देन वी हैव अ 6 मेंबर कोर टीम जो हमारी मैनेजमेंट टीम है. वो 6 मेंबर की जो कोर टीम है ना, सब होम ग्राउंड लीडर्स हैं. शुरू उन्होंने डूअर लेवल से किया और ये तब आए जब हमारी टीम साइज 10, 12, 20 लोग की थी, ठीक है. एंड दीज पीपल हैव रीच्ड द लेवल ऑफ मैनेजमेंट टुडे, नॉट मैनेजर. मैनेजमेंट के नीचे इनके नीचे मैनेजर्स हैं, ठीक है. एंड आई एम हैप्पी टू डिस्टिंग्विश इन दोनों में फर्क क्या है, बिकॉज एज यू स्केल मैनेजर्स आर नॉट इनफ, यू नीड मैनेजमेंट, देन यू नीड मैनेजर्स. अब मैनेजर्स हैं तो हमारी सुई अटक गई थी एज अ बिजनेस, क्योंकि वी आर कंडीशनड कि हमारे सारे लीडर्स अंदर से ही आते हैं. करेक्ट. एक कंडीशनिंग हो गई थी कि हमने ये ऑप्शन कंसिडर भी नहीं किया कि बाहर से हम ला सकते हैं क्या किसी को. फिर एक वक्त आया जहां पर हमें एक टेली सेल्स टीम खड़ी करनी थी. अब टेली सेल्स में एक्सपीरियंस यहां पर किसी का नहीं था. वी डिडंट हैव द लग्जरी ऑफ टाइम कि हम में से कोई घुसे, बनाए एंड उस डिपार्टमेंट को बिल्ड करे. सो वी टुक अ बेट. We hired someone who worked in an edtech business, heading telesales, and उसका रीजन छोड़ने का था पुअर कल्चर वहां पर, कि उस कंपनी में मिस सेलिंग होती है, उस कंपनी का कल्चर बहुत ही खराब है, बहुत अग्रेसिव है, एंड एक्सट्रीमली ह्यूमिलिएटिंग टोन ऑफ लैंग्वेज ऑफ द फाउंडर्स. फॉर अस दैट वाज एन आइडियल फिट, क्योंकि जो भी उसे पसंद नहीं, ओके, द ऑपोजिट ऑफ दैट इज आवर स्ट्रेंथ. सो ही सेड फैब्रिक फिटमेंट तो है, हिज डिजायर इज कि वर्क प्लेस फेयर होनी चाहिए, एथिकल होनी चाहिए, रेस्पेक्टफुल होनी चाहिए, विच इज द इजीएस्ट थिंग फॉर अस टू प्रोवाइड. सो वी ब्रॉट हिम इन. उस एक लीडर ने जो डिसरप्शन क्रिएट किया है ना, मतलब ही हैज चेंज्ड द होराइजन ऑफ आवर बिजनेस. नाउ दैट हैज गिवन अस कन्विक्शन, वेयर एज अ लीडरशिप टीम टुडे वी से कि यार लेट्स नॉट वेट और लेट्स नॉट कॉम्प्रोमाइज. किसी डिपार्टमेंट में से हम द बेस्ट को निकाल के कहीं और फिट कर रहे हैं, तो उस डिपार्टमेंट में भी हम डिसरप्शन कर रहे हैं, एंड उस बंदे का भी हम करियर डिस्टर्ब कर रहे हैं. कमिटेड है, he'll figure it out, but why not use a lesser path of resistance? So it's about just having that one victory story. ओके सर, अंडरस्टूड. तो सर सेकंड पार्ट का समरी ये है कि ए बी सी डी कस्टमर्स को याद रखो. ए हो गया अमेजिंग कस्टमर, बी हो गया ब्रेड विनर, सी हो गया कन्वीनियंस कस्टमर, और डी हो गया डेंजर कस्टमर. सी और डी पे फोकस मत करो, ए और बी पे फोकस करो, क्योंकि ये रिपीट कस्टमर्स हैं, इनका क्रेडिट रेटिंग भी काफ़ी अच्छा है और ये आपसे हाई वॉल्यूम पे परचेज भी करेंगे. अगर आपको कस्टमर के पास हर बार झंझट करना पड़ रहा है, तो आपके पास सिर्फ सी और डी कस्टमर्स है, तो आप आपके बिजनेस को तो बदल नहीं सकते, तो आपने कस्टमर को बदलो. नहीं बदलोगे तो आप उस स्ट्रगल में अटक जाओगे. Absolutely. उसके बाद हमने बात करा कि
कैसे एम्प्लॉयज को हायर करना है। और यहाँ पे आपने बताया कि काम करवाने वाले को हायर मत करो, काम करने वाले को हायर करो। और जब हमने 3 डिविजन्स की बात करी, प्रोक्योरमेंट, एक्चुअली 4 डिविजन्स की बात करी, प्रोक्योरमेंट, इन्वेंट्री, अकाउंटिंग और कस्टमर एक्सपीरियंस मैनेजमेंट। प्रोक्योरमेंट में आपने बोला कि ये की सेंसिटिव एरिया है, तो अपने बिजनेस का की सेंसिटिव एरिया आइडेंटिफाई करो और उसको अपने पापा को हैंडल करने दो या खुद हैंडल कर लो। इन्वेंट्री जो है उसके लिए सॉफ्टवेयर यूज करो, अकाउंटिंग जो है उसके लिए सॉफ्टवेयर यूज करो, और कस्टमर जर्नी जो है उसको इस तरीके से मैप आउट करो। सॉफ्टवेयर प्लस डूअर प्लस मैनेजर प्लस ऑडिटर। ओके, सॉफ्टवेयर प्लस डूअर जो कि डेटा एंट्री करेगा, मैनेजर जो आपका फाइनेंसेस मैनेज करेगा, रिव्यू करेगा, डेटा एंट्री एक्यूरेसी रिव्यू करेगा। ओके, और ऑडिटर जो है वो क्वार्टरली रिव्यू करेगा, जिससे कि आपको जो भी लीकेजेस या इनएफिशिएंसी है उसका पता लग जाए, ताकि आप उसको मैनेज कर सको और कैश के झमेले में आपको पड़ना नहीं है। उसके बाद हमने बात करा कि आपने किस तरीके से अपने आप को पिच करना चाहिए। देयर वी स्पोक अबाउट कॉलेजेस, ब्रांडिंग योरसेल्फ, बेटर एड्स, बेटर पिच, बेटर वेबसाइट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। उसके बाद हमने बात करा कि कस्टमर का जो एक्सपीरियंस है वो ग्रीटिंग से लेके बाइंग तक किस तरीके से डिजाइन होना चाहिए। अगर आपके पास वो डिजाइन है और आपके पास वो लोग हैं जिनको आप अच्छे से ट्रेन करके डिप्लॉय कर रहे हो, तो आपका जो कस्टमर एक्सपीरियंस है वो स्टैंडर्ड रहेगा, चाहे आप दुकान में रहे या ना रहे। एब्सोल्युटली। बट सर, वन क्वेश्चन दैट आई हैड ओवर हियर इज, इसको मैं मॉनिटर कैसे करूं ऑन अ लार्जर स्केल, क्योंकि 4 स्टोर में मैं रहूंगा नहीं। मान लो रिसेप्शनिस्ट ने कस्टमर से ढंग से नहीं बात किया, अब वो कस्टमर आके मुझे बताएगा तो नहीं, तो मस्त मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, रिसेप्शनिस्ट ने इतने अच्छे से बात नहीं किया जितने अच्छे से मैं चाहता हूँ, लेकिन बस बात किया और सही इंसान के पास छोड़ दिया, और धीरे धीरे करके जो है कस्टमर एक्सपीरियंस डिटेरियोरेट हो जाएगा। और शायद 2 साल बाद जब मैं एक्चुअल में स्टोर में जाऊं तो मुझे एक कस्टमर आके बोले कि यार तुम्हारे पास तो कस्टमर एक्सपीरियंस बेकार है, तब जाके शायद मुझे ड्रास्टिक डिफरेंस समझ में आए। या बट अगर आप 2 साल के लिए वेट कर रहे हो तो आपके सिस्टम नहीं बने हैं। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि 2 साल बाद मुझे कस्टमर क्वेरी ऊपर आ रही है, जिससे कि मुझे समझ में आ रहा है कि शायद डिटेरियोरेट हो चुका है। हर एक्टिविटी और हर इंडिविजुअल का रिव्यू होना चाहिए। कैसे रिव्यू होगा सर? अब रिव्यू का एक फ्रेमवर्क होना चाहिए। एक होता है हर डिपार्टमेंट का एक गोल होना चाहिए। तो समझो पूरे जो कस्टमर फेसिंग बिहेवियर्स या एक्टिविटीज है, मार्केटिंग हो, सेल्स हो, ओके, उनके मैट्रिक्स और गोल्स होंगे। मार्केटिंग के गोल होंगे फुटफॉल ड्राइव करना, क्वालिटी ऑफ कस्टमर्स की फुटफॉल ड्राइव करना, सेल्स का गोल होगा कन्वर्जन। ओके, अब यहाँ पर टारगेट्स होंगे एट अ फंक्शनल लेवल, फिर एट एन इंडिविजुअल लेवल ब्रेकअप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो से अ रिसेप्शनिस्ट इन अ रिटेल कॉन्टेक्स्ट इस सिनारियो में विल बी समवन लाइक अ प्री सेल्स। तो इट्स अ ब्रिज बिटवीन मार्केटिंग एंड सेल्स। मार्केटिंग वाला फुटफॉल ड्राइव कर रहा है, एक्सटर्नल एक्टिविटीज, इनिशिएटिव्स, पार्टनरशिप विद इन्फ्लुएंसर्स लाइक आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर डिजाइनर्स, डिजिटल डिस्कवरी। मार्केटिंग वाला वो काम कर रहा है। कस्टमर जब अंदर आ रहा है, रिसेप्शनिस्ट इज प्री सेल्स, क्वालिफाई करके राइट सेल्स पर्सन को देने का काम। नाउ एवरी पर्सन इन दिस एंटायर प्रोसेस नीड्स टू हैव इंडिविजुअल गोल्स। सो हर एक का एक रिजल्ट गोल होना चाहिए, स्किल नॉलेज गोल होना चाहिए और एक एटीट्यूड गोल होना चाहिए। सर रिजल्ट, एवरी इंडिविजुअल शुड हैव रिजल्ट गोल। उनके रोल के हिसाब से क्या, व्हाट इज द की रिजल्ट एरिया, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, स्किल नॉलेज गोल। उस रोल को करने के लिए कौन से स्किल्स और नॉलेज को उन्हें कॉन्स्टेंटली एनहांस करने पड़ेंगे। और थर्ड, एटीट्यूड गोल। सो एटीट्यूड गोल इज नथिंग बट द बिहेवियरल ट्रेट्स वी एक्सपेक्ट द टीम मेंबर टू डेमोन्स्ट्रेट। ओके, जैसे एट अ रिसेप्शनिस्ट लेवल, if I have to define a result goal, okay, result goal would be number of customer data forms filled. तो जो कस्टमर आ रहा है, हमारा डेटा का एक टेम्पलेट होगा, कस्टमर का नाम, साइट टाइप, रेसिडेंशियल, कमर्शियल, साइट साइज, लोकेशन, प्रोजेक्ट नेम। तो ये फिल करवाना रिसेप्शनिस्ट का एक की रिजल्ट हो गया, की मेट्रिक हो गया। okay? अब स्किल और नॉलेज रिसेप्शनिस्ट का, कम्युनिकेशन स्किल, रैपो बिल्डिंग स्किल, ओके, जो भी लैंग्वेज में, जहाँ भी मार्केट में, अगर आई एम इन अ लोकेशन लाइक इंदिरा नगर इन बैंगलोर, देन आई नीड अ रिसेप्शनिस्ट जो इंग्लिश में बात करे। but sir, how do you check if they are talking to the customers in a way that the customers would give them a 10-star rating? I will come to that. First we are defining their goal, then we'll talk about reviewing their goal,
Then we'll talk about measuring their performance. Then we'll talk about calculating their appraisal. Okay. So, first level, I have to now define the skills and knowledge required for that receptionist. Say English proficiency या Hindi proficiency, जो भी language हो, rapport building skill, telephone etiquette, क्योंकि अगर कोई address ढूंढ रहा हो तो पहले phone receptionist पे आएगा. Okay, communication skill. तो जो भी skills हैं, जो भी knowledge है, knowledge to know the basic terminology of my product, कि कोई अंदर आके बोल रहा है हमें onyx marble चाहिए, onyx है क्या? Now if this receptionist is going to have a blank expression saying, 1 minute sir, lost. The receptionist needs to have basic product knowledge. Okay, so that becomes knowledge aspects. Okay, तो mapping, पहले तो मुझे list बनानी पड़ेगी कि इस role के लिए क्या skill, क्या knowledge चाहिए. Then attitude, I'll have to define कि एक receptionist का attitude क्या होना चाहिए. The receptionist has to be hospitable. The receptionist has to be caring. Okay, the receptionist has to be someone who has presence. Okay, not someone who's into her or his phone while the customer is standing over there. Okay, so now if I define this for every role in my organization and for every team member, I give them a goal document saying this is the result goal, this is your skill knowledge goal. ये skills और knowledge चाहिए आपके काम को सही तरीके से करने के लिए. And this is your attitude goal. Okay. Now I have defined expectation. Now this itself is such a big accomplishment for most businesses. ज़्यादातर businesses में ये होता ही नहीं है. Now imagine doing this at the senior level of the family business. कि मेरा result goal क्या है, मेरा skill knowledge goal क्या है, मेरा attitude goal क्या है, पापा का result goal क्या है, पापा का skill knowledge goal क्या है, पापा का attitude goal क्या है. This is how a family business turns into a professional entity. इसमें ना मेरा पर्सपेक्टिव है ना पापा का पर्सपेक्टिव है. इसमें सिस्टम इज द हीरो. इसमें ना मेरी पर्सनालिटी इन्फ्लुएंस कर रही है बिजनेस को, ना पापा की पर्सनालिटी. द सिस्टम इज द हीरो. तो वी आर न्यूट्रलाइज्ड पर्सनालिटी. वी आर बिल्डिंग अ बिजनेस ऑन सिस्टम. तो पहले तो ये डिफाइन करना गोल, फिर इसकी रिव्यू करना. नो इसकी रिव्यू के लिए एक एविडेंस गैदरिंग मैकेनिज्म होना चाहिए फॉर एवरी रोल. Okay, so for example, a receptionist का goal हो सकता है कि form fill करवाना of the customer requirement. ठीक है. Beyond that, the receptionist also should be given a goal कि saying कि है हमारे स्टोर में महीने में समझो 300 फुटफॉल होते हैं. You have to collect a feedback form at least from 30 customers about their interaction with you. Okay. Now that is my evidence gathering method. 1, ये एक हो गया. I can also do mystery walk-ins. जहां पर I can either hire a professional agency or family and friends. कि भाई चक्कर लगा क्या, देख क्या होता है. Okay. So mechanisms अलग अलग हो सकते हैं. This we are talking only in the context of a receptionist. Certain roles तो I can have call recordings. Certain roles I can be marked on emails. Okay, so based on the nature of work of the team member, I need to have an evidence gathering mechanism. क्योंकि मेरा feedback cannot be based on मुझे feeling आ रही है कि तुम customers के साथ ठीक से बात नहीं कर रहे हो. That is not feedback. That's an opinion based on some imagination. So subjectivity has to be thrown out of the window. Absolutely. See, I always say this. Business एक probabilistic science है. It's not an accurate science. It's not mathematics कि 1 + 1 = 2. But it's a probabilistic science. मतलब हर जगह we can build systems. And जितने हम घुसेंगे systems बनाने में, उतनी हमारी excellence बढ़ती जाएगी. Okay? And it's a lifelong journey of evolution. But version 1 is better than version none. ज़्यादातर लोगों के पास सिर्फ एक वर्जन है, वर्जन नन है ही नहीं. Okay? And they are not willing to start. क्योंकि उनको लगता है कि यार परफेक्ट होना चाहिए. कोई मतलब आप पहले दिन मम्मी के पेट से निकल के भागे नहीं थे. Okay? पहले रेंग रहे थे, फिर खड़े हुए, फिर चलने लगे, फिर भागने लगे. So give your business that period of evolution. No? So that maturity should be there in the management. Understood. Sir, my last 2 questions are, what kind of people should you never hire? What kind of people should you hire?
And what kind of people should you fire for sure? What kind of people you should never hire? Now, considering we are talking more so from a family business context, I'll give you the first ground rule. Never hire someone you cannot fire. अगर आप किसी को फायर नहीं कर सकते हो, आप कभी उनको हायर मत कीजिए. जैसे अब फैमिली बिजनेसेस में तो ये कॉमन है ना कि मासी का बेटा आ गया, ओके, भाभी ज्वाइन कर ली बिजनेस को, या कजन आ गया बाहर शहर से, उसको नौकरी चाहिए थी, उसको रख लिया हमने. अब आप ऐसे लोगों को लाते हो क्योंकि ट्रस्ट है कि अपने हैं, बट ट्रस्ट इज नॉट द ओनली पैरामीटर. ट्रस्ट के साथ कैपेबिलिटी होनी चाहिए. अगर कैपेबिलिटी नहीं है और सिर्फ ट्रस्ट है, ज्यादातर आप इन ऐसे लोगों को मैनेजर की पोजीशन भी दे देते हो ऑन डे वन. नो, इमेजिन मैनेजर में कैपेबिलिटी नहीं है, हाउ विल यू रिटेन टैलेंट? टैलेंटेड लोग तंग हो जाएंगे. आई गिव यू अ क्लासिक एग्जांपल हियर. वी हैड अ रियल एस्टेट कंपनी हु केम टू अस. 300 करोड़ का रेवेन्यू था. रियल एस्टेट कंपनी, मिड सेगमेंट रियल एस्टेट डेवलपर से. फाउंडर रैग्स टू रिचेस स्टोरी. एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ही वाज एन LIC एजेंट. वहाँ से रियल एस्टेट ब्रोकरेज करके, फिर लैंड खरीद के, फिर डेवलपमेंट करके, कॉन्ट्रैक्टिंग करके अभी रियल एस्टेट ब्रांड बना दिया. बट एक गलती की, पूरी टॉप मैनेजमेंट टीम इज ओनली फैमिली एंड फ्रेंड्स. ओनली फैमिली एंड फ्रेंड्स. ओके. और इतना कॉम्प्लिकेटेड कि हेड ऑफ सेल्स बहन के बेटी का पति. ओ माय गॉड, दैट्स डिजास्टर. मतलब आप जमाई को तो कभी फायर नहीं करोगे. नाउ एंटायर बिजनेस टॉप मैनेजमेंट इज फैमिली एंड फ्रेंड्स. अब उसके नीचे दे आर हायरिंग मैनेजर्स, एंड मैनेजर्स के नीचे दे आर हायरिंग टीम मेंबर्स, बट द मैनेजर्स आर क्विटिंग. 3-6 महीने से ज्यादा कोई नहीं टिक रहा है. क्यों? बिकॉज द मैनेजर्स आर बीइंग मैनेज्ड बाय इनकॉम्पिटेंट मैनेजमेंट टीम. Okay? And this man, so grounded, so hardworking, so humble. Okay? वो खुद इकोनॉमी में फ्लाई करते थे, उनकी मैनेजमेंट टीम बिजनेस क्लास बुक करके जाती. okay? तो रिसोर्सेस की वैल्यू थी नहीं क्योंकि कंपनी के पास पैसा है. ऑप्टिमाइजेशन का थॉट प्रोसेस था ही नहीं. केओस में काम चल रहा है. नाउ he came to us and he said, this is my mess, how can we clean it? And then he put a condition, मैं इसमें से किसी को फायर नहीं कर सकता. फिर Now that was a challenging situation as a business coach to face, so I told him, let me think. Then I went back to him and I asked him a question. मैंने उनसे पूछा, इन लोगों के ऊपर आप कितने पैसे हारने के लिए रेडी हैं? Give me an amount which you are willing to lose on these people. Think and tell me. He got back to me, he said, 50 crores. I'm willing to lose. Because I said, you've decided to lose. Because आपने एक ऐसी कंडीशन रखनी है कि मैं इनको फायर नहीं कर सकता. 12 लोग थे. And he said, मैं इनमें से किसी को फायर नहीं कर सकता, और मैं जानता हूँ यही बॉटलनेक है, और मैं जानता हूँ ये सीखेंगे भी नहीं, समझेंगे भी नहीं, सुधरेंगे भी नहीं. अब मुझे इस सिचुएशन से निकालो. So I asked him, what is the amount of money you're willing to lose? He said 50 crores. I said, great. So let's do this. Let us set up another entity, another real estate brand. You invest 50 crores, partly in cash, partly in land. इन सारे लोगों को जो आपके मैनेजमेंट टीम में है, you tell them कि हे, you all have been loyal to me. I want to reward you. And here's how I want to reward you. I'm going to set up another company. Here आप लोग senior level position पे है, but आपके पास कोई equity नहीं है. I'm going to set up another business जहाँ पर मैं 50 करोड़ डालूंगा in cash and in asset, land. And that company, I'm going to divide it amongst the 12 of you. I'm going to make you owners because I want to reward you. You build it from there. That was the strategy I gave him. He moved those 12 people to a new office. So he created a runway for himself here.
नाउ दोस 12 पीपल, अब उनको कमा के खुद खाना है. ज्यादा कमाओगे ज्यादा खाओगे, नहीं कमाओगे तो भी खाओगे. Okay? But what did he do? He couldn't fire, so we helped him create a least path of resistance as a reward to clean up the runway here. We cleaned up the runway here. Within 1 year, this company grew from 300 crores to 800 crores. वाओ. So sometimes, and this is the reason I'm putting this case out, because बहुत सारे लोग फैमिली बिजनेस में जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, they will either have family that they can't fire, or they will have legacy staff that they can't fire. And emotionally they feel burdened कि मैं इनको निकालूं कैसे. Okay, then let's make it a fair equation for them. Let's put aside an amount. And what happened to the 50 crore company? चल रही है, बंद नहीं हुई है. ऐसा नहीं कि they were disastrous. चला रहे हैं और खुश है वो लोग. Because for them it's a big checkpoint कि now I'm an owner. Okay, so it's not like it went down the drain, but it cleared the runway for the core business. Okay, so this can be one strategy if you are not willing to fire. But in the first place, I would say don't hire someone you are not willing to fire. और सर ऐसे कौन से लोग हैं जिनको जो भी ये पॉडकास्ट देख रहा है उन्होंने आज के आज ही फायर करना चाहिए? देखो, फायरिंग के नजरिए से देखें तो 3 टाइप के लोग होते हैं. मैं इनको 3 ग्रेड में डिवाइड करूंगा. ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3. ग्रेड 1 होते हैं क्रिमिनल्स. ओके, क्राइम क्या है? कोई कंपनी से पैसा या माल चुरा रहा है. ओके, सो स्टीलिंग इज अ क्राइम. चोरी करना. चीटिंग इज अ क्राइम. कोई कंपनी को धोखा दे रहा है कि कोटेशन कॉम्पिटिटर को लीक कर रहा है, या एनी काइंड ऑफ चीटिंग. सेक्सुअल हरासमेंट इज अ क्राइम. कोई पीयर्स या सबऑर्डिनेट्स को सेक्सुअली हरास कर रहा है. सो चीटिंग, स्टीलिंग, सेक्सुअल हरासमेंट, दीज 3 आर क्राइम्स. एक बात याद रखनी पड़ेगी, आप धंधा चला रहे हो, आप कोई रिहैबिलिटेशन नहीं सेंटर नहीं हो क्रिमिनल्स के लिए. ऐसे लोगों को इमीडिएटली फायर. ओके, सो ग्रेड 1 डिजर्व्स टू बी फायर्ड इमीडिएटली. ऑफ कोर्स ऑन गैदरिंग एविडेंस, यू शुड हैव एविडेंस टू फायर. ओके, ग्रेड 2 होते हैं कल्चर मिसफिट्स. ये क्रिमिनल नहीं है, ये कल्चर मिसफिट है. ओके, मतलब इनमें ईगो है, मैनिपुलेटिव है, अथॉरिटेटिव है, डिक्टेटोरियल है, या परपेचुअली डिप्रेस्ड है. ओके, कुड बी एनी शेड ऑफ अ कल्चर मिसफिट. और ग्रेड 3 होते हैं इनकॉम्पिटेंट पीपल, जिनके पास मतलब ऑनेस्टी है, ह्यूमिलिटी है, हार्ड वर्किंग है, बट स्किल और नॉलेज नहीं है. तो जितना भी मेहनत कर ले, इट्स लाइक गधे को घोड़े की रेस में भगाने का काम. okay? अब ग्रेड 2 और ग्रेड 3 कल्चर मिसफिट और इनकॉम्पिटेंट लोग, इनको यू शुडंट फायर एज योर स्टेप 1. इनको यू हैव टू पुट देम ऑन अ परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान. को ट्रेनिंग सपोर्ट हो, कोचिंग सपोर्ट हो, हैंड होल्डिंग हो, गाइडिंग हो, मेंटरिंग हो. ये सारे इनपुट देने के बावजूद इफ दे आर नॉट शोइंग चेंजेस, देन दे हैव सीन द एफर्ट यू हैव पुट. ओके, सो इवन इफ यू फायर देम, दे अंडरस्टैंड कि भाई कंपनी ने मुझ में मेहनत तो डाली थी. कितना महीना होना चाहिए सर परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान? 2 या 3 महीना, उससे ज्यादा नहीं. गॉट इट. और उसमें भी क्लियरली ऑब्जेक्टिवली डिफाइन करो कि ये आपको इंप्रूव करना है. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. Perfect. Sounds good. And sir, how do you gauge if this person is the right fit for your company or not? How do you hire great talent? सो अगर आप हायरिंग के लिए जा रहे हो ना, यू हैव टू बी मोर प्रिपेयर्ड देन द कैंडिडेट. कैंडिडेट से ज्यादा तैयारी आपकी होनी चाहिए. और यहीं पर ज्यादातर बिजनेसेस गलतियां करते हैं. ज्यादातर बिजनेस इंटरव्यू के लिए कोई तैयारी नहीं करते. वो बैठते हैं और वही बेतुके सवाल पूछते हैं. आर यू हार्ड वर्किंग, आर यू कमिटेड, टिकोगे ना, छोड़ के तो नहीं जाओगे, सीखोगे ना, ओके, कोऑपरेट करोगे ना. आप ऐसे बेतुके सवाल पूछोगे और सामने वाला जो डेस्परेट है वो हाँ में हाँ मिलाएगा. फिर आपको लगेगा मुझे आइडियल कैंडिडेट मिल गया. जब नौकरी दोगे तब पता चलेगा आइडियल कैंडिडेट नहीं मिला, एक यूजलेस सन इन लॉ मिल गया आपको. ठीक है, सो हायरिंग की प्रिपरेशन आपकी ऐसी होनी चाहिए कि पहला स्टेप, जो रोल के लिए आप हायर कर रहे हो, यू हैव टू खुद एज अ फाउंडर लिस्ट कि उस रोल में मेरी एक्सपेक्टेशन क्या, कि क्या टास्क और एक्टिविटीज होने चाहिए. और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको ये लिस्ट बनानी चाहिए, ना कि किसी एचआर मैनेजर को, क्योंकि दिस लिस्ट विल रिवील योर गैप. कि डू यू हैव क्लैरिटी
कि आपको क्या चाहिए. ओके, सो फर्स्ट स्टेप, टास्क और एक्टिविटीज की लिस्ट बनाइए स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंशियल मैनर में कि इस रोल में क्या क्या एक्टिविटीज होंगी. फिर हर एक्टिविटी के बाजू में लिखिए उस एक्टिविटी को करने के लिए क्या स्किल होना चाहिए, क्या नॉलेज होना चाहिए, क्या एटीट्यूड होना चाहिए. अब वो स्किल नॉलेज एटीट्यूड की जो लिस्ट होती है, दैट बिकम्स योर इवैल्यूएशन शीट. तो जब आप इंटरव्यू में बैठे हो, you need to have the list of skills, knowledge, attitude you are looking at evaluating. Ab, once you have that evaluation sheet, now you have to go and prepared with what kind of questions to ask, what kind of task या assignment दूं. तो अगर मैं एक वीडियो एडिटर हायर कर रहा हूं, मैं उसको इंटरव्यू में एक असाइनमेंट दूंगा कि भाई ये लो रॉ फाइल 3 मिनट का क्लिप है, इसको 60 सेकंड का इंस्टाग्राम रील अभी 45 मिनट में एडिट करके दिखा. अगर मैं एक अकाउंटेंट को हायर कर रहा हूं, मैं अपना एक बैंक स्टेटमेंट का एक शीट दे रहा हूं उसको, अपने ओडू का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर खोल के बोल रहा हूं कि भैया अब डेटा एंट्री करो, मुझे देखना है कि तुम्हें डेबिट क्रेडिट लेक्चर ये सब समझ में आता है या नहीं आता है. अगर मैं सेल्स वाले को हायर कर रहा हूं तो मैं उसे सेल्स मीटिंग में, उस इंटरव्यू में बोलूंगा कि भाई ट्रीट इट एज अ सेल्स मीटिंग, मेरे साथ रोल प्ले करो. मैं टेलीमार्केटर को हायर कर रहा हूं, मैं उसको 5 फोन नंबर दूंगा, स्क्रिप्ट दूंगा, बोलूंगा मेरे सामने फोन लगाओ, आई वांट टू सी कंफर्ट. स्किल कैन ओनली बी इवैल्यूएटेड by giving the real work. पूछने से कुछ नहीं दिखेगा, करवाने से दिखेगा. So I have to go prepared कि मैं कौन से सवाल पूछूंगा, कौन सा असाइनमेंट दूंगा, कौन सा टेस्ट या एग्जाम पेपर इनसे आंसर करवाऊंगा इनकी नॉलेज और थियरी टेस्ट करने के लिए. अब ये प्रेपरेशन बोरिंग है, बट ये बोरिंग से जो फिल्ट्रेशन होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है. अब हर कोई जो ये पॉडकास्ट देख रहा है, उन्हें डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरा बिजनेस या तो मैं बहुत ही बोरिंग तरीके से सिस्टम्स के साथ बिल्ड कर सकता हूं, या तो मैं अपने आप को एंटरटेन करने के लिए हमेशा केओस और फायर फाइटिंग में रह सकता हूं. ऑप्शन तो दोनों सबके पास है. यू हैव टू डिसाइड. Beautiful. So, sir, to summarize this, to take it from the store level, we spoke about centralized function and branch level function. दोनों को segregate करो जिससे कि आपका centralized team अलग हो और branch level पे unit level पे team अलग अलग हो. यानी कि अगर आपके पास 4 branches हैं तो आपके पास 4 branch level teams होंगे, लेकिन centralized team एक ही होगा. और जो 3 level of लोग होते हैं, doer level, manager level और strategy level, उसके बाद हमने बात करा कि किस तरीके के लोगों को हमने फायर करना चाहिए, किस तरीके के लोगों को हमने हायर करना चाहिए. वहां पे आपने बताया कि नेवर हायर समवन दैट यू कैन नॉट फायर. और किस तरीके के लोगों को फायर करना चाहिए. 3 तरीके के लोग होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3. ग्रेड 1 होता है क्रिमिनल्स एंड चीट्स, ग्रेड 2 होते हैं कल्चर मिसफिट्स और ग्रेड 3 होता है इनकॉम्पिटेंट. मतलब उनकी नीयत तो साफ है लेकिन चाहे कितना भी एफर्ट डाले वो कर नहीं पा रहे काम. तो यहाँ पे हमने परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान डालना चाहिए विद क्लियर ऑब्जेक्टिव्स कि आपको ये 3-4 चीजों में आपको इंप्रूव करना है. अगर आप नहीं इंप्रूव करोगे तो वी विल हैव टू लेट यू गो, सो दैट उसको ये समझ आए कि अब मुझे परफॉर्म करना है, और अगर मैं नहीं परफॉर्म करूंगा तो उसको खुद ही समझ में आ जाएगा कि आई एम नॉट गुड इनफ. एंड लास्टली, while interviewing somebody, set the expectations straight, make a task list, make a skill list for it, make an attitude list for it, and make the knowledge list for it. As in, what kind of attitude is required, किस तरह की नॉलेज चाहिए और किस तरह के स्किल्स चाहिए. और इन सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट करने के लिए एक ऐसा रोल प्ले कराओ या रियल वर्क एक्सपीरियंस दो उनको, जिससे कि वो आपके सामने ही बैठ के काम करें और तभी आप उनको इवैल्यूएट करो. अगर ये आपने कर दिया तो आपको एफर्ट तो बहुत लगेगा, बट इट इज़ बेटर than having that person in the team and then firing that person and then causing a little bit of panic in the organization, because it's always better to put front-loaded efforts rather than experiencing the pain of taking somebody out of the system, because it's always painful. Prevent and prepare rather than repent and repair. वही है. Perfect. You've put it so well, sir. A better summary than my summary. Thank you so much, sir. This was really, really insightful. और sir, मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखी है. By the way, guys, I've been learning from Rajesh sir for 2.5 years now. और जब भी कुछ परेशानी तो मैं राजीव सर को फ़ोन करता हूँ, सर मुझे ऐसा, जिस तरीके से सर ने पॉडकास्ट में बात किया, सर रियल वर्ल्ड में ऐसा ही बात करते हैं विद फ्रेमवर्क्स. तो अगर कभी सर के साथ मैं कॉल करता हूँ तो मैं नोटबुक और पेन लेके तो बैठता ही हूँ. सो थैंक यू सो मच सर, यू बीन एन अमेजिंग मेंटर टू मी एंड आई जस्ट वांट टू थैंक यू फॉर ऑल द बिट्स ऑफ विजडम दैट यू गिवन मी. और मैं ये बोल सकता हूँ कि सर आपका मेरे लाइफ में इतना बड़ा इम्पैक्ट है. मैंने आपसे फ़ोन में शायद कम बात करी होगी, मैंने आपकी यूट्यूब वीडियोस देख के इतनी सारी चीज़ें सीखी है. एंड फाइनली आई एम गेटिंग टू स्पीक टू यू हियर. आई थिंक इट्स मैटर ऑफ प्रिविलेज. Thank you so much. It was my pleasure to
टू बी हियर ऑन द शो, क्योंकि पिछले 2.5 साल में मैंने आपके बारे में एक चीज़ सीखी है कि आप जो भी करते हो बहुत शिद्दत और सिंसियरिटी से करते हो. तो इट्स एन एब्सोल्यूट ऑनर फॉर मी. दिस इज अ चेक मार्क इन माई लाइफ कि मैं थिंक स्कूल के पॉडकास्ट पे गया. The honor is all mine, sir. Thank you so much. Awesome. Thank you.